तो भाई ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड, आज इन दोनों चैप्टर्स को हम जो है कवर करने वाले हैं। मैं आपको बताता चलूंगा क्या क्या चीजें एग्जाम में आ सकती हैं, क्योंकि मैंने प्रॉपर तरीके से जो सीयूईटी के एग्जाम जो है पास्ट ईयर में जो भी हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, किसी भी देश का जो कम्युनिकेशन होता है वो उस देश की जो अर्थव्यवस्था है, उस देश की जो इकोनॉमी है, उसका क्या होता है, उसकी एक तरीके से लाइफलाइन होती है, या फिर आप बोल सकते हो रीढ़ की हड्डी होती है। एयर की अगर हम बात करें तो नेशनल और इंटरनेशनल, या तो आप नेशनली ट्रैवल कर रहे हो देश के अंदर, या फिर आप इंटरनेशनली किसी दूसरे बाहर कंट्री में जो है ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट रूट्स के बारे में। बहुत जगह जो टेरेन जो होती है, हिमाचल की हम बात करें लेह लद्दाख की बात करें, उत्तराखंड की हम बात करें, सिक्किम की हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें, तो वहां पर यही सड़कें बनवाते हैं, ठीक है सर, अच्छी बात है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आप सभी का एक बारी फिर से हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म ह्यूमैनिटीज वाला पे। तो अगर इस क्लास की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि भाई ऑलरेडी हमने एक अपनी जो एक्सप्रेस सीरीज जो है शुरू की थी, जिसमें जो भी बच्चे सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं उन बच्चों के लिए, स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए हमने एक सीरीज शुरू किया भाई। और इस सीरीज में जितने भी चैप्टर्स हैं आपके, जो भी चैप्टर्स आपके सीयूईटी में आने वाले हैं, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, फैक्ट्स हैं, वो सब हम एक ही लेक्चर में जो है बताने वाले थे, यूनिट वाइज, ठीक है ना। सो आज के इस लेक्चर की अगर हम बात करें, सर आज क्या पढ़ाने वाले हो आप, तो सर आज के इस लेक्चर की हम बात करें तो आपका जो पार्ट 2 है उसका जो यूनिट था हमारा, है ना, इसके जो 2 चैप्टर्स हैं, इसकी अगर हम बात करें तो भाई ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड, आज इन दोनों चैप्टर्स को हम जो है कवर करने वाले हैं। और आप देखोगे कंप्रेहेंसिवली सारी जो चीजें वो कवर होने वाली हैं, और एक एक चीज को हम कवर करेंगे, कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम कवर करेंगे। याद रखना कि इस चैप्टर को हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, जैसा आपने क्लास 12th में पढ़ा था। क्लास 12th अलग है, सीयूईटी का कॉम्पिटिटिव एग्जाम अलग है, दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है, ठीक है। सो हमें यहां पर सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को या फिर जो उन्हीं इंपॉर्टेंट डिटेल्स को पढ़ना है जो एग्जाम में आ सकते हैं, या फिर जिनके एग्जाम में आने की चांसेस बहुत ज्यादा हैं। मैं आपको बताता चलूंगा क्या क्या चीजें एग्जाम में आ सकती हैं, क्योंकि मैंने प्रॉपर तरीके से जो सीयूईटी के एग्जाम जो है पास्ट ईयर में जो भी हुए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है, उनको सबको देखा है, थोड़ा ठीक से एनालिसिस किया है उनका, तो मुझे पता है किन किन चीजों के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। क्लियर हुआ। हाँ, एक चीज और, क्योंकि ज्योग्राफी के एग्जाम की हम बात करें, थोड़ी डेटा बेस्ड चीजें बहुत ज्यादा है, तो आपको थोड़ी सी कुछ चीजें रटनी भी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन जो होंगे वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जहां पर आप बोल सकते हो कि आपको थोड़ा सा रटना भी पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं किसके बारे में। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अब अगर इस चैप्टर की हम बात करें तो आपने पार्ट 1 में भी ये चैप्टर पढ़ा था सर, बिल्कुल पढ़ा था सर, लेकिन पार्ट 1 में आपने प्रॉपर तरीके से उसके फंडामेंटल्स को जाना। हमने एज अ ह्यूमन ज्योग्राफी, है ना, पार्ट 1 की अगर हम बात करें, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी की अगर हम बात करें, तो उसमें हमने एज अ होल वर्ल्ड को लिया था, और उसके अंदर जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, उसके बारे में बात की थी। लेकिन इस चैप्टर की अगर मैं बात करूं, इस चैप्टर की बात करूं मैं, द मेजर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की बात करूं, तो बेसिकली हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं। पार्ट 2 प्रॉपर किसके बारे में होने वाला है, इंडिया के बारे में होने वाला है। इंडिया की जो ह्यूमन ज्योग्राफी है उसके बारे में होने वाला है। अच्छा, अब ये बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, क्लास 10th में भी आपने एक चैप्टर पढ़ा, लाइफ लाइन ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, उसमें भी आपने पढ़ा था कि भाई अगर हम बात करें, किसी भी देश का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, किसी भी देश का जो कम्युनिकेशन होता है, वो उस देश की जो अर्थव्यवस्था है, उस देश की जो इकोनॉमी है, उसका क्या होता है, उसकी एक तरीके से लाइफलाइन होती है, या फिर आप बोल सकते हो रीढ़ की हड्डी होती है। आप बोल सकते हो कि अगर आपके शरीर में रीढ़ की हड्डी ना हो तो शायद आप चल भी ना पाओ, कुछ ना कर पाओ। आपके शरीर में शायद अगर जो ब्लड है जो वो ना हो, वो फ्लो ना करे, तो शायद आप जिंदा नहीं रह पाओगे। वैसे ही हम बात करें पूरी इकोनॉमी की, अगर हम बात करें, वहां पर अगर ट्रांसपोर्टेशन ठीक सा नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर ठीक नहीं है, तो आप देखोगे उस देश में तरक्की नहीं हो सकती, उस देश की जो इकोनॉमी है वो आगे नहीं बढ़ सकती है ना। तो इसीलिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये देखो, ये सारी बातें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो भाई, इसमें इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जल्दी जल्दी हम कम से कम वक्त में इस पूरे चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पर प्रॉपर तरीके से बताया गया, पहले मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो भाई लैंड के थ्रू होता है, वाटर और एयर, है ना। अब एक एक करके हम लैंड के बारे में जानेंगे। लैंड ट्रांसपोर्टेशन में आपका रोड आ जाता है, रेलवे आ जाती है, पाइपलाइन आ जाती है, उसके बाद आप बोल सकते हो कि जो आपका जिप लाइन वगैरह जो हो गई, है ना, ये सब आ जाते हैं, लेकिन खैर उनको हम नहीं पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, इन तीनों को हम पढ़ने वाले हैं। वाटर की अगर हम बात करें, इनलैंड और सीवेज, ठीक है सर। एयर की अगर हम बात करें तो नेशनल और इंटरनेशनल, या तो आप नेशनली ट्रैवल कर रहे हो देश के अंदर, या फिर आप इंटरनेशनली किसी दूसरे बाहर कंट्री में जो ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है ना। क्लियर हुआ। चलिए, अच्छा, लैंड ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लें, तो लैंड ट्रांसपोर्टेशन के 3 सबसे क्रूशियल जो पार्ट होते हैं, मतलब आप जमीन पर अगर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो, लैंड पर अगर ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हो आप, तो उसमें क्या क्या आ जाता है, तो आप सड़क पर चलते हो, ठीक है सर, है ना, या फिर ट्रेन से चलोगे अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, या फिर आप पाइपलाइन में क्या होता है, पाइपलाइन में जो भी चीजें लिक्विड फॉर्म में होती हैं, गैसियस फॉर्म में होती हैं, या फिर स्लरी फॉर्म में होती हैं, तो उनको आप जो है कैसे ट्रांसपोर्ट करते हो, पाइपलाइन के थ्रू करते हो, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। जब आपका आइटम जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, या फिर स्लरी फॉर्म में होता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ। इन तीनों को हम जब पढ़ेंगे जल्दी जल्दी। अच्छा ठीक है, अब थोड़ा सा कुछ डेटा वाली चीजें हैं। देखो, डेटा हमेशा बहुत जरूरी है, डेटा आएगा ही आएगा,
पूछ लिया जाएगा परसेंटेज वाइज। यहां पे बच्चे बहुत ज्यादा मार्क्स खा जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको रटना पड़ेगा। एक बारी, दो बारी, तीन बारी, चार बारी पढ़ोगे तो अपने आप चीजें याद हो जाएंगी। तो यहाँ पे सिंपल सा बोला गया कि हमारा जो, अब तुम्हें क्या क्या चीजें सीयूटी पॉइंट ऑफ व्यू से याद करनी है। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए हमारा जो रोड नेटवर्क है वो दुनिया का, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड, वन ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है पूरी दुनिया की। अगर हम बात करें टोटल लेंथ कितनी है सर, तो 62.16 लाख किलोमीटर, इतनी आपको जो है लेंथ यहां पर दिखाई देती है, ठीक है सर। और ये जो एनुअल रिपोर्ट हमारी 2020-21 की एनुअल रिपोर्ट है, उसका अकॉर्डिंग जो है 62.16 लाख किलोमीटर की जो है यहाँ पर आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट 6.2 मिलियन किलोमीटर की, जहां पर आपको क्या देखने को मिलती है, आपको हमारी टोटल लेंथ देखने को मिलती है, ठीक है सर। जो कि आप बोल सकते हो अबाउट 85% जो 85% है पैसेंजर्स को कैरी करती है, और 70% फ्रेट ट्रैफिक को कैरी करती है। फ्रेट मतलब जो सामान वगैरह जो होता है इधर से उधर लादने वाला जो सिस्टम होता है ना, प्रॉपर सामान को ढोना होता है, उसको हम फ्रेट बोल देते हैं, ठीक है। ये हो गया, इतनी चीजें बस यहां पे याद रखनी है, ज्यादा कुछ फालतू का पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको क्या क्या और पढ़ना है। देखो यहां पर आपको शेर शाह सूरी के बारे में पता होना चाहिए भाई। अब ये जो था एक बहुत बड़ा, अब मेडिवल टाइम की हम बात करें, बहुत बड़ा रूलर था, और इसने हुमायूं को भी हराया था, जो आप बोल सकते हो बाबर का जो लड़का था हुमायूं, उसको हराया था इसने। और उसके बाद आप देखोगे इसने करीबन 4 से, इसका रूल जो था बहुत लंबा नहीं चला, 4 से 5 साल इसका रूल चला, लेकिन उसमें जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो बहुत स्ट्रांग था। और इसके एडमिनिस्ट्रेशन में आप देखोगे इसने प्रॉपर तरीके से सड़क वगैरह बनवाई थी। तो उसी की यहां पर जो बात की जा रही है, इसने अपने एम्पायर को कंसोलिडेट करने के लिए अच्छी खासी सड़कें बनवाई, जो कि इंडस वैली से सोनार वैली बंगाल तक जाती थी, है ना। पेशावर जो है, आज का पेशावर जो है हमारा, पेशावर से बंगाल तक प्रॉपर तरीके से, कलकत्ता तक प्रॉपर तरीके से जो है इसको कनेक्ट करती थी। और इसी रोड का बाद में नाम बदल के क्या रख दिया गया, ग्रांड ट्रक रोड रख दिया गया। क्या अंग्रेजों ने इसका नाम बदलकर ग्रांड ट्रक रोड रख दिया गया। बस इतना ही आपको पता होना चाहिए। कहां से कहां कनेक्ट करता है, तो आप देखोगे ये कलकत्ता से पेशावर तक जाता था। क्लियर हुआ ना। अच्छा, आज की हम बात करें तो अब क्योंकि पेशावर पाकिस्तान वाला पार्ट है, तो आज आप देखोगे ये अमृतसर से कलकत्ता तक है, ठीक है। क्लियर हुआ, बस इतना ही आपको याद करना है, ज्यादा याद नहीं करना, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, याद रखना कि जब हम आजाद हुए तो बिल्कुल भिखारी थे। अंग्रेज जब हमें छोड़ के गए तो वी वर लिटरली बैगर्स, हम बिल्कुल भिखारी थे। अब हुआ क्या, क्योंकि सरकार को ऐसा लगा कि अगर हमें ट्रेड को इंप्रूव करना है, अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना है, तो हमारा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। तो आप देखोगे यहां पर 20 ईयर रोड प्लान बनाया जाता है, जिसमें रोड्स की कंडीशंस को इंप्रूव करने की बात की जाती है। समझ में आ गया, है ना। फटाफट से बताओ। फिर आप देखोगे यहां पर बहुत सारे जो नेशनल हाईवेज वगैरह जो होते हैं, इनको बनाया जाता है। और यहां पर आप बोल सकते हो कि जो रोड्स होती हैं उनको अलग अलग क्लासिफाई भी किया गया। जैसे आप देखोगे ना, हमारे नेशनल हाईवेज हो गए, स्टेट हाईवेज हो गए, हमारी डिस्ट्रिक्ट रोड्स हो गई, फिर हमारी जो अदर रोड्स हैं उसमें बीआरओ आ जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आप देखोगे हमारा जो रूरल रोड्स जो होती हैं, जो गांव को शहरों तक या फिर टाउन्स तक जोड़ती हैं, कनेक्ट करती हैं, उनकी बात आ जाती है। तो इन सबको हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आप देखो, आपको क्या क्या याद करना है मैं बताता हूं, ठीक है। यहां पर जो हमारा इंडियन रोड नेटवर्क जो है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ लेना है। क्यों, इसकी जो टोटल लेंथ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है सर। अब इसका बाइफर्केशन कैसा, तो आप देखोगे ना, नेशनल हाईवेज इतने हैं 1,36,440, फिर आप देखोगे 1,76,818 क्या है हमारा स्टेट हाईवेज है। और फिर अदर रोड्स की हम बात करें, बाकी की बची जो है वो अदर रोड्स है। लेकिन आपको ये नंबर याद होना चाहिए, ये वाला नंबर याद कर लेना जरूरी है, ठीक है। मैं जो याद करना है आपको, क्या क्या चीजें आपको याद करनी है, सिर्फ वही बता रहा हूं। अब ये मत कहना है सर आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है। बेटा डिटेल में पढ़ने का टाइम नहीं है, उंगलियों पे दिन बचे हुए हैं, 1-2 हफ्ते बाद आपकी एग्जाम है, तो अभी टाइम नहीं बचा हुआ। समझ में आया ना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें तो अगर मैं मेन रोड्स की बात करूं, है ना, जो हमारी मेन रोड जो होती है, कौन कंस्ट्रक्ट करवाता है, किसके अंडर में होता है, तो आप देखोगे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो कंस्ट्रक्ट करवाती है हमारे नेशनल हाईवे। अच्छा, आप देखोगे बाद में एक बॉडी बनाई गई थी, आपको याद क्या करना है, आप देखो, आपको याद ये करना है कि भाई एक बॉडी बनाई गई थी, एक ऑटोनॉमस बॉडी थी, इसका नाम था द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसको हम क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा, जब भी सड़क पे जाते होगे तो आपने बोर्ड्स वगैरह लगे देखे होंगे, NHAI के। अब इसका काम क्या होता है, ये जितने भी हमारे नेशनल हाईवेज हैं उनका कंस्ट्रक्शन का काम, मेंटेनेंस का काम सब इसी का होता है। कब इसको बनाया गया था, कब इसको ऑपरेशनलाइज किया गया था, 1995 में। तो ये भी आपको याद कर लेना है। अच्छा ठीक है, अगर मैं बात करूं 1951 की, तो उस टाइम पर आप देखोगे ना हमारे हाईवेज की लेंथ थी 19,700 किलोमीटर, लेकिन जो बढ़कर 2020 में कितनी होगी, तो 1,36,440 किलोमीटर। तो बस यही याद करना है और ज्यादा कुछ याद नहीं करना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कौन सी चीज याद करनी है आपको, अब यहां पे आपको याद करना है नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की हम बात करें। हमारे देश में बहुत सारे जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है नेशनल हाईवेज के अंडर की हम बात करें, तो जिसमें बहुत सारे जो नेशनल हाईवेज है उनको डेवलप किया जाना था, उसमें से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक तो हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट आ सकता है, और दूसरा हमारा नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक है सर। अगर मैं बात करूं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, इसका बारे में आपको पता होना चाहिए, कंस्ट्रक्शन कितना 5,846 किलोमीटर, और इसमें 4 और 6 लेन वाले आपको हाईवेज देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, ये किन किन को कनेक्ट करता है, तो 4 बड़े मेट्रो शहर जो है, मेट्रो सिटीज जो है, इनको कनेक्ट करता है। जो आप देखोगे ना, दिल्ली से हमारा कलकत्ता तक, कलकत्ता से आप देखोगे चेन्नई तक, चेन्नई से आप देखोगे, है ना, मुंबई तक जोड़ रहा है। ये चारों की कनेक्टिविटी बनाए हुए है ये हाईवे।
इतना बस याद कर लो, बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है सर। अच्छा, अब मैं नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की बात करूं तो ये कहां से कहां तक जाता है, तो नॉर्थ में आप देखोगे श्रीनगर से साउथ में कन्याकुमारी तक, ये पूरा कॉरिडोर है। और एक है हमारा गुजरात में पोरबंदर से लेके आसाम में सिलचर तक, तो यहां पर कनेक्टिविटी बनी हुई है आपकी। ठीक है, तो बस यहां पर आपको यही याद करना है। आगे हम बात कर लेते हैं स्टेट हाईवेज के बारे में। अच्छा, स्टेट हाईवेज की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा स्टेट हाईवेज वो हाईवेज होते हैं जिनको सबसे पहले बात तो कौन बनवाता है, तो जो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसके अंडर में आते हैं। जो स्टेट पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट जो होता है वो इनको इनके जो रखरखाव की अगर हम बात करें, मेंटेनेंस की अगर हम बात करें और कंस्ट्रक्शन की बात करें तो करवाता है ना। अगर मैं स्टेट हाईवेज की बात करूं तो इनका काम क्या होता है, तो उनके दो मेन काम होते हैं। तो जो उस स्टेट की कैपिटल है ना, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल जो है उसको अदर पार्ट से कनेक्ट करने का, अदर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अदर जो इंपॉर्टेंट टाउन है, सिटीज हैं, उनको कनेक्ट करने का काम किसका होता है, स्टेट हाईवेज का होता है। प्लस जो नेशनल हाईवेज हैं उनको स्टेट हाईवेज से कनेक्ट करने का काम किसका होता है, वो भी स्टेट हाईवेज का ही होता है, वो भी स्टेट गवर्नमेंट का ही होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड्स के बारे में। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट रोड्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो भाई ये जो रोड्स होती हैं ये क्या करते हैं, तो ये डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर्स है उनको बाकी के जो टाउन्स हैं, जो जैसे होता है ना एक डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के आसपास बहुत सारे कुछ एरिया जो होते हैं, है ना, कुछ जो इंपॉर्टेंट नोड्स होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम किसका होता है, इन डिस्ट्रिक्ट रोड्स का होता है। समझ में आया? आप देखोगे इंडिया में लाइक 14% जो टोटल रोड लेंथ है वो किनसे है भाई, वो हमारी डिस्ट्रिक्ट रोड ही है। समझ में आया ना? क्लियर हुआ? हाँ है ना? फटाफट से बताओ। अगर मैं 2016 के डेटा की बात करूं तो इतनी जो है इतनी हमारी क्या थी, 5,61,490 हमारी किलोमीटर की लेंथ थी। किसकी भाई, किसकी बात कर रहा हूं मैं, डिस्ट्रिक्ट रोड की बात कर रहा हूं। बस इतना ही याद कर लेना। रूरल रोड्स की अगर हम बात करें तो भाई देखो गांव को, क्योंकि हमारा भारत देश जो है क्या बोला जाता है, हमारा भारत देश जो है ग्रामीण देश बोला जाता है। और ये जो ग्रामीण देश है, अब इसको शहरों तक जोड़ने के लिए, शहरों तक कनेक्टिविटी अच्छी बनाने के लिए, क्योंकि जितना भी आपका फूड प्रोडक्ट जो है वो कैसे जाता है, वो शहरों से गांव तक, गांव से शहरों में जाता है। तो एक तरह से आप बोल सकते हो कि हम गांव और शहर की अगर हम बात करें तो म्यूचुअली एक दूसरे की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। मानते हो नहीं मानते? क्योंकि अगर गांव नहीं होंगे तो शहर में लोग खाएंगे क्या, और शहर नहीं होंगे तो गांव में बाकी की जो चीजें हैं, सर्विसेज वगैरह जो है वो कैसे आएंगी। तो इन दोनों को जोड़ने का काम, शहरों को गांव से, गांव को शहरों से, टाउन से जोड़ने का काम किसने किया है, तो ये रूरल रोड्स ने किया है। इसमें आपको समझने वाली चीज क्या है, क्या एग्जाम में आ सकता है, तो आप देखना कि भाई ये जो रोड्स है किसके अंडर में बनवाई जाती हैं, तो आप याद रखना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंडर में जो है ये इन सड़कों को बनवाया जाता है। अच्छा, काम किसका होता है, तो आपका जो ग्राम पंचायत है इसका काम होता है इन सड़कों को बनवाना। ठीक है ना? जो पैसा मिलता है ना गांव में आता है पैसा वगैरह, जो आपके गांव में प्रधान जो होते हैं उनको हर 5 साल में कुछ पैसे दिए जाते हैं, कुछ करोड़ रुपए दिए जाते हैं, और उनका काम यही होता है कि भाई गांव में क्या करवाना है, विकास का काम करवाना है। वो अलग बात है विकास होता नहीं है, लेकिन हाँ ये काम किसका होता है, ग्राम पंचायत का ही होता है। क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़े। आगे बढ़े। अच्छा, अदर रोड्स की हम बात करें तो इसमें आपको क्या याद रखना, अदर रोड्स में वो रोड्स आती हैं बेसिकली जो बची हुई रोड्स हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं बॉर्डर रोड्स की। अब बॉर्डर रोड्स को बनवाने का काम किसका होता है, तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है। इन ऐसे इलाके जो कि बॉर्डरिंग इलाके हैं, यानी कि एक उससे हमारे जो नेबर कंट्रीज हैं वो लग रहे हैं, या फिर ऐसे इलाके जहां की ट्रेन को चला गया, जहां की हिली ट्रेन वगैरह जो होती है, जहां पे सड़कें बनाना आसान नहीं होता, वहां पर कौन बनाता है, हमारी वहां पे सड़कें हमारा बीआरओ बनाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसको 1960s में बनाया गया था, 1960 में जो है इसको बनाया गया था, और इसका यही काम था कि कैसे भी ना कैसे भी करके हमें क्या करना, हमें ये जो बॉर्डरिंग एरिया है इनकी ग्रोथ हो, इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और हाँ डिफेंस पर्पज के लिए, प्लस है ना स्ट्रेंथिंग द डिफेंस, इनका काम ये भी होता है। क्योंकि देखो बॉर्डर पर अगर सड़कें बनेंगी तो कनेक्टिविटी अच्छी होगी, फ्यूचर में अगर कोई बैटल वगैरह होता है तो भैया हथियार पहुंचाने के लिए, खाना वगैरह पहुंचाने के लिए आपको सड़क तो चाहिए ना कम से कम। तो ये काम किसका होता है, हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का होता है। बहुत जगह जो ट्रेन जो होती है, हिमाचल की हम बात करें, लेह लद्दाख की बात करें, उत्तराखंड की हम बात करें, सिक्किम की हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश की हम बात करें, तो वहां पर यही सड़कें बनवाते हैं। ठीक है सर, अच्छी बात है। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। हाँ, तो बस इसमें इतना ही पढ़ना है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, अब आपको पता होना चाहिए अटल टनल के बारे में। सर अटल टनल क्या है, सर अटल टनल क्या है, तो भाई ये जो टनल है, पूरा जो एक सुरंग बनाई गई थी, टनल बनाया गया था, ये कहां पर है, सुना होगा आपने, बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर एरिया है, टूरिस्ट प्लेस है। तो अगर आप जाओगे ना हिमाचल में, तो हिमाचल में मनाली की साइड जाओगे तो वहां पर आपको जो अटल टनल देखने को मिलेगा। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट टनल है। कितने किलोमीटर का है, 9.02 किलोमीटर का है। ठीक है ना? किसने बनवाया था ये, तो ये भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनवाया था। ठीक है सर। अच्छा, ये किसको कनेक्ट करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, मनाली से लाहौल स्पीति को जो है कनेक्ट करता है। बस इतनी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, इसमें मोर देन सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, इतनी इंफॉर्मेशन पता है तो आपको। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया बात है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। आगे बढ़े। हाँ, आप देखोगे ना ये, हाँ एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो प्रॉपर तरीके से ये जो टनल, हाँ नहीं, इतना ठीक है, इतना काफी ठीक है, इतना ठीक है, बाकी इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको जरूरी बतानी थी बता दिया मैंने। समझ में आया ना? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हम बात करते हैं भारतमाला की। भारतमाला स्कीम क्या थी, भारतमाला किसके अंडर में प्रपोज किया गया था, तो
इस भारतमाला प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो इसका मेन काम क्या था कि जो हमारी कोस्टल एरियाज जो हैं, ऐसे कोस्टल एरिया समझते हो ना, जो हमारे ऐसे स्टेट्स हैं जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, जैसे कि हम बात करें महाराष्ट्र की, जैसे हम कर्नाटक की बात करें, केरला की बात करें, तमिलनाडु की बात करें, तो ऐसे जो कोस्टल एरियाज हैं इनकी कनेक्टिविटी को इंप्रूव किया जाए, तो इसके लिए हम भारत माला जो प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया गया था। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे बैकवर्ड इलाके हैं जहां पर सड़कें नहीं थी, तो उनको जो है सड़कों उनको शहर से गांव तक जोड़ने का काम किसने किया? इस प्रोजेक्ट ने किया है। जो भी बैकवर्ड इलाके हैं या फिर बहुत सारे जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, जो बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, क्योंकि आप देखते हो ना जो कोस्टल एरियाज जो होते हैं वहां पर अच्छे खासे टूरिस्ट आते हैं, तो उनको जोड़ने का काम, कनेक्टिविटी का काम किसने किया? भारतमाला प्रोजेक्ट ने किया। ये याद रखना है आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है मैं बताता जा रहा हूं, टिक करते रहना। प्लस हम बात करेंगे सेतु भारतम परियोजना की। अच्छा, सेतु भारतम परियोजना क्या है सर? सेतु भारतम परियोजना, सेतु का मतलब क्या होता है? पुल बनाना। इसमें होता क्या है? इसमें हमने क्या किया? हमने डिसाइड किया कि हम 1500 से ज्यादा क्या बनाएंगे? मेजर ब्रिजेस बनाएंगे, पुल बनाएंगे, और आप देखोगे 200 रेल ओवर द ब्रिजेस, अंडर द ब्रिजेस। तो आप देखोगे कि जो ब्रिजेस जो होते हैं, है ना, जैसे होता क्या, कभी कभी आपने देखा होगा कि भाई रेल जा रही है ना, रेल पूरी जो है आप बोल सकते हो रेलवे ट्रैक है ना, इधर भी जाम लग जाता है और इधर भी जाम लग जाता है। तो हमने क्या किया? हमने जो है ऊपर से क्या बना दिया? पुल बना दिया हमने, ताकि क्या ना हो, ताकि जो है कंजेशन ना हो। तो आप देखते हो आधा आधे घंटे तक बहुत लंबा जाम लग जाता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमने रेल के अंदर हमने टनल बना दिया, अंदर हमने ब्रिज बना दिया, ऊपर से हमने ब्रिज निकाल दिया। तो ये हमने पूरी स्कीम शुरू की थी ताकि जो है कंजेशन को अवॉइड किया जा सके। समझ में आया ना? ये सारी चीजें आप, आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। आगे चले, आगे चलते, बस इतना बहुत है, इतनी इंफॉर्मेशन इसमें बहुत है। चलिए आगे हम बात करें, आगे हम बात कर लेते हैं रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अब देखो रोड वाला खत्म हो गया हमारा, अब रेलवे के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखो रेलवे की अगर हम बात करें तो देखो जो हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन है वो छोटे मोटे आप बोल सकते दूरी तक जाने के लिए ठीक है ना। अब मान के चलो आपको 10 किलोमीटर जाना है तो ऑब्वियस सी बात है उसके लिए ट्रेन थोड़ा ना लोगे आप, ना प्लेन से जाओगे, उसके लिए तो सड़क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन जब दूर दराज चीजों की हम बात करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे रेलवे आ जाते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस प्लस सस्ता, क्योंकि हर कोई जो है आप बोल सकते हो एयरपोर्ट और आप बोल सकते हो फ्लाइट के जो चार्जेस होते हैं उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप बोल सकते हो फ्लाइट के प्राइस तो बहुत महंगे होते हैं। ट्रेन में क्या? ट्रेन में सस्ती टिकट होती है। अब ट्रेन में भी महंगी होती है, बट हाँ अगर एक कोई आम इंसान है, गरीब से गरीब ट्रेन में जा सकता है, अमीर से अमीर भी ट्रेन में जा सकता है। तो लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए आप जो है रेल का इस्तेमाल करते हो। इंडिया की अगर हम बात करें, आपको एक चीज याद रखनी है कि भाई इंडिया में सबसे पहले रेलवे को इंट्रोड्यूस कब कराया गया था? तो 1853 में, है ना। आप बोल सकते हो मुंबई टू थाने करीबन जो है 34 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है पहले ट्रेवल किया गया था। और अंग्रेज जो थे वो इंडिया में रेलवे लेके आए थे अपने फायदे के लिए, ताकि प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्टेशन हो सके, प्रॉपर तरीके से ट्रेड का काम चल सके। ठीक है सर। रेलवे ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो आप देखोगे यहाँ पे आप क्या क्या चीजें याद करने वाली हैं वो बताता हूं। अब पहली बात तो आपको लेंथ को याद रखना है ना, लेंथ को याद रखना है। पहली बात तो ये गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, सरकार के अंडर में आता है। ठीक है सर। लेकिन अभी आप देखोगे कुछ दिन से, आप कुछ सालों की अगर हम बात करें तो पहली जो हमारी इंडिया की प्राइवेट ट्रेन जो है तेजस ट्रेन वो आ चुकी है। तो कुछ प्राइवेट अंडरटेकिंग्स भी आ रही हैं हमारे सेक्टर में। लेकिन हाँ पहले की अगर हम बात करें तो पहले और आज के टाइम पर भी मैक्सिमम जो शेयर है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है सर। लेंथ की अगर मैं बात करूं तो आप देखोगे 67,956 किलोमीटर का जो यहां पर आपको लेंथ देखने को मिलता है। ये कब का डेटा है? 2019-20 का डेटा है। ठीक है सर। आपकी जो बुक का डेटा है उसी पर रिलाई करना है आपको। एक बारी जो अपेंडिक्स वाला जो पार्ट है आपकी जो एनसीईआरटी के एंड में दे रखा होगा उसको भी एक बारी देख लेना, क्योंकि वो डेटा भी आपका जो है आपका प्रॉपर तरीके से सीयूटी में आ सकता है। तो पूरा डेटा देख लेना। ठीक है सर, अच्छी बात है। अच्छा, अगर हम बात करें, इट इज वेरी लार्ज साइज पुट लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द सेंट्रलाइज्ड रेलवे। तो आप देखोगे ना यहाँ पे ये सारी चीजें क्या है, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ये सारी जो चीजें आप देख रहे हो, मतलब कहने का ये है कि देखो इतना बड़ा रेलवे नेटवर्क है और काफी सारे जो लोग हैं, मतलब करोड़ों जो लोग हैं वो एक साल में ट्रैवल करते हैं। तो आप बोल सकते हो ऑब्वियस सी बात है कि पूरे रेलवे पे प्रेशर बहुत रहता है। तो होता क्या है कि जब आप पे प्रेशर आ जाता है तो क्या करते हो आप अपने काम को डिसेंट्रलाइज कर देते हो। मतलब ऐसा है कि जैसे आपने कोई बिजनेस शुरू किया और बिजनेस बहुत एक्सपेंड कर गया, चल भी बहुत अच्छा रहा है, तो आप अकेले उसको नहीं संभाल सकते। आप अकेले नहीं संभाल सकते। जैसे हम बात करें पीडब्ल्यू की, तो पीडब्ल्यू में पहले अलग सर जो थे वो अकेले पढ़ाते थे। लेकिन जैसे जैसे पीडब्ल्यू बड़ा होता गया, एक्सपेंड होता गया, पॉपुलैरिटी बढ़ती गई, बच्चों का प्यार मिला, आपका प्यार मिला, तो उससे हुआ क्या, आप सबका प्यार जब प्यार मिला तो उससे हुआ ये कि अलग सर को अपनी टीम को एक्सपेंड करना पड़ा। फिर आप देखोगे आज के टाइम पर हजारों लोग जो है पीडब्ल्यू में काम कर रहे हैं। पहले 1 से शुरू हुआ था और आज हजारों लोग काम कर रहे हैं। वैसे आप देखोगे कि अगर रेलवे की अगर हम बात करें तो करोड़ों लोगों को सर्व कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि इसको भाई मेंटेन ऐसे किया जाता होगा। तो इसको सरकार ने क्या किया, इसको अच्छे से मैनेज करने के लिए ना अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर लिया है ना। और वो जो जोन है वो उसी का मतलब हर 17 जोन है, वैसे इसमें 16 दे रखा है, वैसे अभी लेटेस्ट डेटा जो है उसमें 17 जोन है, 17 जोन्स है ना। इट इज डिवाइडेड इनटू 17 जोन्स। और इन 17 जोन्स का काम क्या है कि अच्छे से रेलवे की जो फंक्शन है उनको मैनेज करना। ठीक है, क्लियर हुआ। इसलिए हमने क्या किया, हम क्या करते हैं, जब आपके पास काम ज्यादा होता है तो काम को डिवाइड कर लेते हो आप कि भाई थोड़ा तू कर ले, थोड़ा तू कर ले, थोड़ा तू कर ले, है ना। तो एक रेलवे ने भी अपने जोन्स को डिवाइड कर दिया ताकि अच्छे से जो है काम हो सके। समझ में आ गया। अलग अलग 17 से 18 जो है जोन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, ये सारे जोन्स के नाम लिखे हुए हैं, एक बार इनको देख लेना। चलिए सर, अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा
हाँ, अब रेलवे के गेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। सर रेलवे के गेजेस क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ब्रॉड गेजेस, मेट्रिक गेजेस, है ना, और मिडिल साइज जो स्मॉल गेजेस जो होते हैं, ये क्या होते हैं? अब देखो होता क्या है कि रेलवे के ट्रैक आपने देखे होंगे, जो पटरियां जो होती हैं, जो ट्रैक्स होते हैं, तो आप देखोगे ना इनके बीच का भी गैप ज्यादा होता है, एक ब्रॉडर होता है, स्मॉलर होता है। मतलब सर मतलब ये कि जो ट्रैक्स के बीच का डिफरेंस है, अरे ट्रैक तो पता है ना, जिसपे रेल चल रही है, जिसपे जिन पटरियों पे रेल चल रही है उसको हम ट्रैक्स बोल देते हैं, है ना। जो ट्रैक्स हैं रेलवे के, जो ट्रैक्स हैं, आप देखोगे कि इनका साइज एक जैसा नहीं होता। आप देखोगे कहीं कहीं जगह पर आपको बहुत ब्रॉड गॉजेस मिलते हैं, बहुत ब्रॉड गेजेस मिलते हैं आपको, जैसे आप बोल सकते हो उनकी जो लेंथ होती है वो करीबन जो है आप बोल सकते हो 1.676 मीटर होती है। आप कहोगे सर इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क पड़ता है बेटा, क्यों? क्योंकि इनके ऊपर ही तो रेलवे के कोचेस चल रहे हैं ना, रेलवे के जो डिब्बे हैं, कोचेस जो हैं, वो उसके ऊपर चल रहे हैं। जब गेजेस के बीच का डिफरेंस ज्यादा होगा, विड्थ ज्यादा होगी, तो ऑब्वियस सी बात है जो कोचेस का साइज होगा वो बड़ा होगा। जब कोचेस का साइज बड़ा होगा तो पैसेंजर्स भी ज्यादा आएंगे, पैसेंजर्स भी ज्यादा आएंगे, फ्रेट भी ज्यादा आएगा, है ना, सामान भी ज्यादा आएगा। तो इसलिए होता क्या है कि उसका साइज बदल जाता है। अगर ये गॉजेस का जो डिफरेंस जो है कम है तो रेलवे ट्रेन का साइज छोटा होता है, बड़ा है तो ट्रेन का साइज बड़ा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई गेजेस के बारे में बहुत फर्क करता है। तो अब जैसे हम ब्रॉड गेजेस की बात करें तो आप देखोगे ना 1.676 मीटर के जो है ये हमारे होते हैं। टोटल लेंथ की अगर हम बात करें तो कितने होंगे, तो 55,188 किलोमीटर की जो है लेंथ थी इनकी। ठीक है सर, अच्छी बात है ना, इतनी इनकी जो है लेंथ थी। क्लियर हुआ ना? आई होप इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा, अगर हम बात करें मेट्रिक गॉजेस की बात करें तो इनका डिस्टेंस आप बोल सकते हो 1 मीटर का होता है, छोटे होते हैं, मीडियम साइज के होते हैं। और इनका लेंथ कितना होता है, तो 6,809 किलोमीटर का जो है इनका लेंथ था। क्लियर। और नैरो गेजेस की हम बात करें, छोटे गेजेस होते हैं, इनके बीच का जो गैप होता है, मतलब इनके बीच के ट्रैक्स का जो गैप होता है वो कितना होता है, वो सिर्फ 0.76 मीटर होता है, और आप बोल सकते हो 0.610 मीटर होता है। ठीक है सर। इसकी अगर हम बात करें तो आप देखोगे ना जो हिली एरियाज वगैरह जो होते हैं, जहां पर दार्जिलिंग वगैरह में जाओगे या फिर कोई ऐसे एरिया होते हैं जहां पर ट्रैक्स बनाना मुश्किल होता है, वहां पर जो है ये नैरो गेजेस का जो इस्तेमाल किया जाता है। आप बात करें इनका डिस्टेंस कितना था 2011 का, अगर हम डेटा की बात करें 2463 किलोमीटर का जो है इनका, अब हो सकते हो ये जो ट्रैक्स बने हुए हैं जहां पर आप बोल सकते हो नैरो गेजेस चलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बात करें, ये सारी चीजें हो गई हैं। अब बात कर लेते हैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। सर किसके बारे में बात कर लेते हैं? वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, ठीक है? चलिए, चलिए तो अब हम बात करें वाटर ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? अब मेन सवाल आपका ये आएगा, सर हमारे पास तो फास्टेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, प्लेन से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, लेकिन अगर मैं वाटर ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं बेटा, ये सबसे चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है सर। मतलब क्यों? मतलब ये जब वाटर ट्रांसपोर्टेशन जब आप करते हो, पानी में आप नाव लेके जा रहे हो, शिप लेके जा रहे हो, कुछ भी लेके जा रहे हो, तो उसका कोई मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं होती। समझ रहे हो? मतलब ये कि ऐसा तो होता है, जैसे हम बात करें सड़क की, तो सड़क बनवाने में खर्चा होता है, बिल्कुल होता है सर। उसको मेंटेनेंस करने में खर्चा होता है, बिल्कुल होता है। ट्रेन रेलवे ट्रैक्स को बिछाने में खर्चा होता है, बिल्कुल होता है। मेंटेनेंस में खर्चा होता है, बिल्कुल होता है सर। लेकिन अगर मैं बात करूं वाटर ट्रांसपोर्टेशन की, तो उसमें ऐसा सच कुछ खर्चा नहीं होता। इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इसलिए हम वाटर ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। और आप देखोगे इंडिया का जो 90% से ज्यादा जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड, वो कैसे होता है? वाटर ट्रांसपोर्टेशन से होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये पैसेंजर्स और फ्रेट दोनों, कार्गो, बड़े बड़े जो कार्गो होते हैं, इन सबको जो है कैरी करता है। ठीक है सर, इट इज द चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इतना याद रखना है। और ये क्या होता है, एक तरीके से फ्यूल एफिशिएंट होता है और इको फ्रेंडली भी होता है। इतनी चीजें यहां पर याद रखनी है। ठीक है सर। अब जब बात आती है वाटर ट्रांसपोर्टेशन की, तो हमने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया है। एक तो है भाई हमारा इनलैंड वाटरवेज, और दूसरा हमारा ओशनिक वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज में क्या होता है कि आपके भारत देश के अंदर ही क्या है, नदियां हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स वगैरह हैं, है ना, नहरें हैं। तो भाई ये भी एक तरीके से कनेक्टिविटी का काम कर रही है। और भाई नदियां जो है, नदियां क्या करती हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती हैं। जो हमारी गंगा नदी है ऊपर से बहती हुई आती है, और अलग अलग यूपी में, है ना, हमारा यूपी में प्रॉपर बिहार वगैरह और ये पूरा बंगाल वगैरह से होती हुई जाती है। समझ रहे हो ना बोल के आ रहा हूं कि नदियां जो होती हैं अलग अलग राज्यों से बहती हुई जाती हैं। तो ये भी एक तरीके से किसका काम करते हैं? ये भी एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। यहां पे आप बोलोगे बड़े बड़े जो हमारे शिप्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये फ्रेट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। अभी आपने सुना होगा जब महाकुंभ हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाया है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग ऐसे थे जो अच्छे खासे पैसे खर्च करके सीधा किससे आ रहे थे, सीधा गंगा से ही आ रहे थे, है ना, गंगा में से ही ट्रैवल करके आ रहे थे। रोड ट्रांसपोर्टेशन को उन्होंने अवॉइड किया। तो एक तरीके से अच्छा मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन माना जाता है। इसमें आप इनलैंड, मतलब अपने लैंड के अपने अपने जमीन पर ही क्या कर रहे हो, अपने जमीन, अपने आपका जो कंट्री का बॉर्डर है उसके अंदर ही जो आपका जो पूरा जो एक बोल सकते हो ड्रेनेज नेटवर्क जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन के लिए। एक होता है भाई ओशनिक वाटरवेज, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपके इंटरनेशनल ट्रेड्स हो रहे हैं, तो आपको बीच में ओशन पड़ता है, तो ओशन को पार करके दूसरे देश में आपको जाना पड़ता है। 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गया। ठीक है, तो ये सीन होता है यहाँ पे कि आप क्या करते हो, आप जो ओशन का इस्तेमाल करते हो ट्रेड के लिए। समझ में आया? चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई। चलिए ठीक है, अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं
कि हमारे जो बात करूं इंडियन वाटर ट्रांसपोर्टेशन की, तो करीबन करीबन जो है आप बोल सकते हो 14,500 किलोमीटर का नेविगेबल। अच्छा, यहां पर इसका मतलब क्या है नेविगेबल? अब नेविगेबल का मतलब यह है कि प्रॉपर, अब देखो होता क्या है, अब नदियां तो कहीं से भी होते हुए आती हैं, नदियां तो पहाड़ों से भी बहती हुई आ रही हैं, नदियां तो कहीं से भी बहती हुई आ रही हैं भाई, बड़े बड़े पहाड़ हो गए, बड़े बड़े जो हमारे जो प्लेट्यूज है, इनसे बहती हुई आ रही है। अब पता चले कि तुम नाव लेके जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है कहां तक नेविगेशन है ना, उसकी लोकेशन ही नहीं पता है ना, ठीक से आप प्रॉपर आपको पता है कि आगे क्या है, आगे नेविगेट कर पा रहे हो आप, जैसे आप फोन में लोकेशन डालते हो तो आपको आगे पता होता है, पूरा लोकेशन दिखाता है। लेकिन जब आप नाव लेके जा रहे हो आपको पता ही नहीं है, पता चले कि आगे वाटरफॉल आ गया तो आपकी पूरी नाव गिर जाएगी उसमें। तो अब ऐसा नहीं है ना 100% जो आपकी नदियां बह रही हैं वो प्रॉपर नेविगेबल है, उनमें से बहुत सारी ऐसी भी नदियां होंगी जो प्रॉपर तरीके से नेविगेबल नहीं होंगी। यहाँ पर या तो वाटर लेवल कम होगा थोड़ा, या फिर वहां पे बहुत ज्यादा क्या ट्रेन कुछ ऐसी होगी जहां पर आप नाव चला ही नहीं सकते, अपनी शिप चला ही नहीं सकते, समझ रहे हो ना। तो 100% नेविगेबल नहीं है, सिर्फ 14,500 किलोमीटर का ही अभी तक नेविगेबल हो पाया है। क्लियर हुआ? आप देखोगे ना एट प्रेजेंट 5,685 ऑफ द मेजर रिवर्स आर नेविगेबल बाय द, है ना, मैकेनाइज्ड फ्लैट बॉटम वेसल। अब ऐसा होता है यहाँ पे कि बहुत सारी जो हमारे वेसल्स हैं, बहुत सारे जो शिप्स वगैरह जो होते हैं प्रॉपर यहाँ पे नेविगेबल है, प्रॉपर तरीके से आप बोल सकते हो 5,685 किलोमीटर तक का प्रॉपर तरीके से ये नेविगेबल है। और आप देखोगे ना, और इसमें से हम एक्चुअली यूज कितना कर पाए, 2,000 किलोमीटर का जो एक्चुअली हम यूज कर पा रहे हैं इसमें। तो ये जो हमारी मेजर रिवर्स हैं इनकी अगर हम बात करें तो बहुत कम जो हमारी रिवर्स हैं वो नेविगेबल है, या तो पानी का लेवल कम है, या फिर वहां की टेरेन कुछ ऐसी है, ज्योग्राफी कुछ ऐसी है कि यहां पर आप जो है अपना वेसल्स वगैरह जो है आप उतार नहीं सकते, वहां पे वो मैकेनाइज्ड ही नहीं है। ये सारी चीजें हो गई, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपको इंपॉर्टेंट चीज याद क्या रखनी है, तो भाई इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी को सेटअप किया गया था सर, कब किया गया था? 1986 में इसको सेटअप किया गया था। इनका काम क्या है भाई, जो प्रॉपर तरीके से वाटर, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो है इसका डेवलपमेंट का, इसका रखरखाव का, मेंटेनेंस का काम रेगुलेट कौन करता है? तो भाई ये अथॉरिटी करती है, ठीक है सर। अच्छा, अगर हम बात करें तो इस अथॉरिटी ने क्या किया, इस अथॉरिटी ने 3 इनलैंड वाटरवेज को नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर कर दिया। अब ये आपको पता होना चाहिए इस अथॉरिटी ने क्या किया, 3 जो इनलैंड वाटरवेज जो है उसको नेशनल वाटरवेज डिक्लेयर कर दिया। अब कौन कौन से हैं भाई, तो आप पढ़ लेना ये, है ना, ये थोड़ा सा रटने वाली चीजें हैं तो आपको पढ़नी पड़ेंगी, मे भी एग्जाम में आ सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है। अगर मैं बात करूं नेशनल वाटरवेज 1, नेशनल वाटरवेज 2 और नेशनल वाटरवेज 3, फिर बाद में पहले स्टार्टिंग में 3 को किया, फिर बाद में 2 और ऐड हो गए, है ना। फिर आप देखोगे ना ये 2 और ऐड हो गए, तो आप देखोगे इलाहाबाद से हल्दिया वाला जो पूरा हमारा एक ये बेल्ट है, ठीक है, हमारा सादिया धुबरी वाला बेल्ट है, ठीक है सर, कितने किलोमीटर का? 1620 किलोमीटर का, ये 891 किलोमीटर का है, ठीक है सर। फिर हम बात कर रहे हैं कोटपुरम कोलम की, ये साउथ की बात कर रहा हूं, ये अपना पूरा जो केरला वाला जो पूरा पोर्शन, केरला तमिलनाडु वाला जो पोर्शन है यहां की बात की जा रही है। फिर हमारा आता है भाई नेशनल वाटरवेज 4, 5, इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने जितने भी हमारे कैनाल्स है, हमारे रिवर्स हैं, इन सबको हमने यूटिलाइज किया है। और अब तक आप बोल सकते हो 5 नेशनल वाटरवेज है, इनके बारे में थोड़ा सा याद कर लेना, पढ़ लेना, कुछ चीजें जो है रटने वाली होती हैं वो आपको पढ़नी ही पढ़नी पड़ेंगी, कहां से होते हुए कहां तक जाता है, तो एक बार देख लेना, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, अब ओशनिक वेज की हम बात करें, ओशनिक वेज की, तो आप बोल सकते हो कि इंडिया का ओशनिक जो रूट है वो भी बहुत वास्ट है। आप सोच के देखो हमारे पास कितना बड़ा बॉर्डर है ना, कोस्टल बॉर्डर की अगर हम बात करें तो आप देखोगे 7,517 किलोमीटर का बॉर्डर है, और ये एक क्रूशियल रोल प्ले करता है जब बात आती है किसकी, जब बात आती है ना इंटरनेशनल ट्रेड की, ठीक है सर। अच्छा, अच्छी बात है। अगर हम बात करें, आप देखोगे 12 मेजर पोर्ट्स है हमारे यहां पर, और 200 से ज्यादा, अब जैसे यहां पे 185 लिखा हुआ है, आपकी बुक में जो लिखा हुआ है उसको फॉलो करना, है ना। 200 प्लस है, वैसे आज की डेट की हम बात करें 200 प्लस जो है आपके मेजर माइनर पोर्ट्स हैं, माइनर पोर्ट्स हैं, और 12 जो है मेजर पोर्ट्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि हमारे प्रॉपर, है ना, इंटरनेशनल ट्रेड के इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा वाटर ट्रांसपोर्टेशन को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो पोर्ट्स होते हैं बेटा एक तरीके से गेटवे का काम करते हैं, यहीं से क्या होता है, यहीं से पूरा इंटरनेशनल ट्रेड होता है। क्लियर हुआ? चलिए, अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे 95% का जो इंडिया का फॉरेन ट्रेड है, वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, और 70% बाई वैल्यू, मतलब पैसे की टर्म में हम बात करें, वैल्यू की टर्म में बात करें 70%, और वॉल्यूम की टर्म में हम बात करें तो 95%। ये ट्रेड किससे होता है भाई, तो ओशन रूट से होता है। इतनी चीजें याद रख लेना, इतनी चीजें जो है प्लीज आपको याद करनी पड़ेंगी, है ना। और यहां पे आप देखोगे ये जो पूरे रूट्स हैं, ये जो हमारे पोर्ट्स वगैरह जो है, इनका इस्तेमाल हम कैसे और करते हैं, तो भाई हम अगर हमें किसी आइलैंड पे जाना है, लेट्स से कि हमारा जो आइलैंड है ना, लक्षद्वीप पे जाना है, हमें अंडमान निकोबार के बहुत सारे आइलैंड्स पे जाना है, तो भी इन्हीं का जो इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम किसका, एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं, एयर ट्रांसपोर्टेशन की। एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें हम सर, एयर ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करते हैं तो एयर ट्रांसपोर्टेशन सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, बट ये महंगा भी बहुत होता है ना, तो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाता। तो अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज्यादा जल्दी जाना है, जैसे हम बात करें अगर मैं दिल्ली से कश्मीर जाऊंगा, श्रीनगर जाऊंगा, तो आप देखोगे कि मुझे पूरा 1 दिन लगेगा ट्रेन से जाने में, लेकिन अगर मैं जाता हूं किससे, अगर मैं प्लेन से जाता हूं तो सिर्फ मेरे को कितना मिनट, 40 मिनट लगेंगे। तो सोच के देखो कहां
1 दिन, कहाँ 40 मिनट। तो बहुत ज्यादा जो गैप होता है उसको कम कर देता है हमारा एयर ट्रांसपोर्टेशन। क्यों? क्योंकि प्लेन जो होता है बहुत ज्यादा फास्ट चलता है। ठीक है सर, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अच्छा अच्छा, याद रखना कि किसी भी कंट्री की ऐसी ट्रेन है, बहुत ही अजीब सी ट्रेन जो होती है, पहाड़ी इलाके होते हैं, उनमें भी आप जो है प्रॉपर तरीके से एयरपोर्ट को बना सकते हो। तो बहुत ईजी होता है यहाँ पे एयरपोर्ट में, किसी भी ट्रेन में, किसी भी कहीं भी आप जो है बना सकते हो अपना, है ना, एयरपोर्ट की अगर हम बात करें। क्लियर हुआ? चलिए, तो याद रखो ये सारी चीजें। अच्छा, अब यहाँ पे आपको कुछ चीजें याद रखनी है सर, कुछ चीजें याद रखनी है, आप देखोगे। हाँ, इंडिया की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन क्या आ सकता है, इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारी रेलवे लाइन जो शुरू हुई थी, हमारी सॉरी ये हमारा जो हमारा एयरपोर्ट की हम बात करें, या फिर आप बोल सकते हो जो पहले एयरवेज सर्विसेज जो शुरू हुई थी, तो 1911 की बात की जा रही है ना। 1911 से जो है रियल डेवलपमेंट जो है शुरू हुआ था इंडिया की अगर हम बात करें। तो ये भी आप बोल सकते हो, कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कि स्टार्टिंग तो अंग्रेजों ने की थी इंडिया में एयरवेज की, बट फिर बाद में आप देखोगे जैसे हम इंडिपेंडेंट हो गए उसके बाद आप देखोगे कि गवर्नमेंट जो होती है वो शुरू करती है यहाँ पे एयरवेज का काम। द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है रेस्पॉन्सिबल है, ये भी याद रखना है आपको। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो रेस्पॉन्सिबल है जितना भी हमारा मेंटेनेंस है, रख रखाव का काम जो है, एफिशिएंट एयर ट्रैफिक की अगर हम बात करें, मतलब जो भी एयर स्पेस से रिलेटेड जो भी काम है उसके लिए अथॉरिटी कौन होती है हमारी? हमारी होती है द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आप देखोगे द एयर ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया मेड अ बिगिनिंग इन 1911, तो मैंने बता दिया, व्हेन एयर मेल ऑपरेशन कम्स ओवर अ लिटिल डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर बिटवीन इलाहाबाद एंड नैनी। ठीक है ना, तो सबसे पहले इलाहाबाद से नैनी तक जो है चलाया गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। मेल्स वगैरह को जो है एयर मेल एक ऑपरेशनलाइज हुआ था, जिसमें आप देखोगे 10 किलोमीटर तक का जो है सफर यहाँ पे तय किया गया था इलाहाबाद से नैनी तक। ठीक है सर, बट इट इज रियल डेवलपमेंट टुक प्लेस इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस, मतलब इसकी जो रियल डेवलपमेंट है वो कब होती है? इंडिपेंडेंस के बाद। आप देखोगे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, आप बोल सकते हो ये रेस्पॉन्सिबल है, ये सारी चीज मैंने ऑलरेडी बता दी है। और आज के टाइम पर आप देखोगे 125 एयरपोर्ट से ज्यादा जो है मैनेज करते हैं। ठीक है सर, हिस्ट्री की बात करें, थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात कर लेना। 1911 में पहला लॉन्च हुआ था हमारा, है ना, एयर ट्रांसपोर्ट। कहां से सर? इलाहाबाद से नैनी तक, ये पता होना चाहिए आपको, ये याद कर लेना। फिर 1947 में आप देखोगे जो हमारे एयर ट्रांसपोर्टेशन जो है, क्लियर हुआ, इसकी 4 मेजर कंपनीज थी। जैसे हम बात करें इंडियन नेशनल एयरवेज, टाटा की हम बात करें, टाटा सन्स, है ना, टाटा सन्स लिमिटेड की, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया और डेक्कन एयरवेज। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये कि 1951 में क्या हुआ, ये चारों जो कंपनी जो थी इन्होंने क्या किया, एंड 4 मोर कंपनी, हाँ 1951 में आप देखोगे 4 और कंपनी आ जाती हैं। जैसे कि हम बात करें, है ना, भारत एयरवेज की, हिमालयन एविएशन की, एयरवेज इंडिया की और कलिंगा एयरवेज। तो 4 और अलग अलग हमारी एयरलाइंस आ जाती हैं, कंपनीज आ जाती हैं। फिर होता क्या है, 1953 में अचानक से होता यह है कि नेशनलाइजेशन हो जाता है। नेशनलाइजेशन मतलब ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ जाती है। अब क्या होगा? अब जो है गवर्नमेंट ही चलाएगी। ठीक है ना। सो ये फिर क्या होता है, फिर ये सारी जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो थी बंद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब सारी जो अंडरटेकिंग्स हैं गवर्नमेंट ने ले लिया। आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ 2 कॉर्पोरेशन रह जाते हैं, एयर इंडिया जो कि आज भी चलता है भाई, एंड इंडियन एयरलाइंस, ये दोनों जो है रह जाते हैं, जो सरकार मैनेज कर रही थी। क्यों? क्योंकि 1953 में नेशनलाइज हो गया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी मे बी सीयूटी में आ सकता है। समझ में आया ना? चलिए, अच्छा अब हम इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात कर लेते हैं, ऑयल एंड गैस पाइपलाइंस। अच्छा, अब होता क्या है, हम पाइपलाइन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? आपके मन में सवाल आया हुआ, सर हम बाय रोड भी तो जा सकते हैं, बाय ट्रेन भी तो जा सकते हैं। अब होता क्या बेटा, ये ना सेफेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। आप सोच के देखो, आप एलपीजी गैस हो, है ना, नेचुरल गैस जो है ट्रांसफर कर रहे हो एक जगह से दूसरी जगह, इन केस अगर वो लीक होती है ना, लीक होती है, तो आप अभी आपने जयपुर में सुना होगा कितना बड़ा हादसा हुआ था, कम से कम 10 से 20 लोग मरे थे उसमें, है ना, और बहुत ही पेनफुल डेथ हुई थी उनकी। तो ये सेफेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम जमीन के अंदर क्या करते हैं, हम पूरा जो है पाइपलाइन बिछा देते हैं। अब पाइपलाइन जो होता है ये मजबूत पाइप होते हैं, बहुत मजबूत पाइप होते हैं, ये खराब नहीं होते। वैसे ही प्लास्टिक जो होती है वो खराब नहीं होती, है ना, 400-500 साल तक खराब नहीं होगी प्लास्टिक, कोई असर नहीं होता प्लास्टिक पे, प्लास्टिक जैसी है वैसी रहती है। तो ये क्या करते हैं भाई, ये बड़े बड़े पाइपलाइन बिछा देते हैं अंदर। और इनका काम क्या होता है, इनका काम यही होता है एक जगह से दूसरी जगह जो भी लिक्विड फॉर्म में चीजें हैं, गैसियस फॉर्म में चीजें हैं, उनको, जैसे क्रूड ऑयल हो गया हमारा, पानी हो गया हमारा, है ना, एलपीजी गैस, सीएनजी गैस हो गई, तो ये सबको जो है ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, इंडिया में कौन है? इंडिया में आप देखोगे ना, मेजरली हमारे ऑयल इंडिया लिमिटेड है, जो कि आप बोल सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के अंडर में आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है ये, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर में आती है। तो ये क्या करती है, ये पूरी जगह जगह जाके एक्सप्लोरेशन करती है ना, और इनका यही काम है कि भाई हमें नए नए क्या मिल जाए, हमें नए नए कुछ साइट्स मिल जाए जहां पर हमें पेट्रोलियम मिल जाए, नेचुरल गैसेस वगैरह मिल जाए। और आप देखोगे प्रॉपर तरीके से इन्हीं का काम है मैनेज करने का। इसको 1959 में जो इनकॉर्पोरेट किया गया था। ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं बात करूं एशिया फर्स्ट क्रॉस कंट्री पाइपलाइन की हम बात करें, ये कौन सी है सर? कौन सी है सर? तो आप देखोगे इसका डिस्टेंस कितना है, तो 1157 किलोमीटर का जो इसका डिस्टेंस है। किसने कंस्ट्रक्ट किया था भाई? ऑयल फ्रॉम नाहर, कहां से कहां तक है, तो नाहर कटिया ऑयल फील्ड इन आसाम टू बरौनी रिफाइनरी बिहार। तो कहां से कहां तक जाता है? नाहर कटिया से बरौनी तक। तो ये आपको पता हो जाना चाहिए। उसको फिर
हमने क्या किया, हमने फर्दर जो है इसको एक्सटेंड कर दिया कहां तक भाई, कानपुर तक, जो कि यूपी में आता है, ठीक है, 1966 में ये चीजें हुई। फिर आपका अलग अलग आपको पाइपलाइंस देखने को मिल जाती हैं। वेस्टर्न रीजन की अगर हम बात करें, अंकलेश्वर कोयली की हम बात करें, तो जहां भी आपको नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे, जहां भी आपको मिनरल रिसोर्सेज मिलेंगे, वहां पर आपको जो है ये देखने को मिलेगा, वहां पर आपको जो है ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मुंबई हाई की हम बात करें, क्योंकि मुंबई हाई में क्या है, मुंबई हाई में पेट्रोलियम है, अंकलेश्वर में पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस मिल जाती हैं आपको। हजीरा की हम बात करें, हजीरा, विजापुर और जगदीशपुर की हम बात करें, तो ये प्रॉपर उत्तर प्रदेश तक स्ट्रेच्ड है पूरी, तो यहां पर आपको जो है प्रॉपर पाइपलाइन देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। क्लियर हो, आई होप क्लियर हो। जगदीशपुर बेटा आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। विजयपुर की हम बात करें तो आपका ये कहां आता है, राजस्थान में आता है। ये अलग अलग जगह पर जो है चीजें बनी हुई है। तो आप देखोगे ना, यहाँ से प्रॉपर तरीके से हम नेचुरल गैसेस को कैरी करते हैं, पेट्रोलियम को कैरी करते हैं। ये हमारा इधर मुंबई हाई आ जाता है, इधर इधर पूरा हमारा मुंबई हाई है, इधर है ना, इधर इधर हमारा मुंबई हाई आ जाता है। तो ये सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन नेटवर्क की हम बात कर लेते हैं। अब देखो, हमने ट्रांसपोर्टेशन की बात कर ली, अब कम्युनिकेशन तो मेन है ना। अब आप जैसे पहले देखोगे कि पहले हमारा जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हुआ करता था, वो एक कम्युनिकेशन का भी काम करता था। मतलब आपको जब एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाना है, तो आप या तो किसी पोस्टमैन को भेजते थे, है ना, वो घोड़े पे आते थे भाई, घोड़े से वो आपके जो लेटर है, चिट्ठी जो है, जो भी होती थी वो ले जाते थे, ठीक है ना। या फिर आप वो एक पीजन्स वगैरह हुआ करते थे, बहुत ही इंटेलिजेंट पीजन्स हुआ करते थे, जो मैसेज कैरी करते थे आपका। तो उस टाइम पर आप देखोगे कि हम ये जो पैक्ड एनिमल है, इनका इस्तेमाल करते थे मैसेज पहुंचाने के लिए। लेकिन आज के टाइम पर क्या है, चीजें बहुत बदल गई हैं। आज के टाइम पर फेसबुक है, व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल कर लो, है ना, फेस टाइम वगैरह तमाम चीजें आ गई, इंस्टाग्राम वगैरह तमाम चीजें जो आपके पास हैं आजकल। आज के टाइम पर हम टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा एडवांस है, और जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकली हम बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं, तो हमने कम्युनिकेशन के जो माध्यम है उनको और ज्यादा स्ट्रांग बना लिया है। जैसे मैं आपसे बात करूं, तो मैं भी क्या कर रहा हूं, एक तरीके से मैं भी तो आपसे कम्युनिकेट ही कर रहा हूं ना। एक तरफा कम्युनिकेशन है, लेकिन कम्युनिकेशन तो है। अभी ये पूरा वीडियो जो है यूट्यूब पे जाएगा, उसके बाद आप देखोगे तो एक तरीके का कम्युनिकेशन है। आप सुबह जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन होता है। आप जब न्यूज चैनल्स देखते हो, तो वो भी एक तरीके का मास कम्युनिकेशन है ना। तो वो हजारों लोग देख रहे हैं, मैं भी मास कम्युनिकेशन का एक माध्यम हूं, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कम्युनिकेशन का पार्ट बन जाती हैं। तो यहां पर वही बोला गया है कि धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ। पहले हम टेलीग्राफ, पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करते थे, फिर कम हुआ, फिर टेलीग्राफ का इस्तेमाल करने लगे, फिर प्रिंटिंग प्रेस आ गई, टेलीफोन आ गया, सैटेलाइट्स वगैरह आ गई। और आप देखोगे आज हम बहुत ही एडवांस लेवल पर जो है पहुंच चुके हैं कम्युनिकेशन के मामले में, ठीक है, बहुत ज्यादा एडवांस हो गया। अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन की, तो यहां पर आपको पर्सनल कम्युनिकेशन देखने को मिलता है ना, और आपको मास कम्युनिकेशन देखने को मिलता है। पर्सनल कम्युनिकेशन मैंने भाई अपने दोस्त को फोन किया, है ना, मैं पर्सनली आपको बात कर रहा हूं, किसी रिलेटिव को बात कर रहा हूं कि कोई जरूरी चीज, मेरे को एक सामान एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, मेरे को उसके लिए मेरे को कम्युनिकेशन सर्विस चाहिए, मेरे को बिजनेस, मेरा पर्सनल बिजनेस रिलेटेड कुछ मैटर है, तो वो सारी जो चीजें हैं पर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाती है। मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जैसे मैं कर रहा हूं अब, जैसे जब ये लेक्चर वीडियो जाएगा यूट्यूब पे, अब इसमें हजारों लाखों व्यूज आ जाते हैं, लेट्स से आ जाते हैं, तो इनकेस क्या होगा, अब जब लाखों व्यूज आ जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है मास कम्युनिकेशन का हिस्सा हो गया। आप न्यूज जो देखते हो वो भी क्या है, वो भी एक तरीके से मास कम्युनिकेशन का ही हिस्सा है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये सारी चीजें हो जाती है। पर्सनल कम्युनिकेशन की हम बात करें, तो यहां पर आप देखोगे इंटरनेट जो है एक बहुत ही इफेक्टिव वे है, क्योंकि आप जो भी करते हो, आप जो भी चटियाते हो, तुम जो भी अपने इंस्टाग्राम पे जो भी तुम करते रहते हो, रील्स वगैरह बनाते रहते हो, वो भी एक तरीके का पर्सनल कम्युनिकेशन ही है। जो आप इंस्टाग्राम का तुम्हारा अकाउंट है, प्राइवेट अकाउंट है, वो भी क्या है, वो भी एक तरीके का आपका पर्सनल कम्युनिकेशन सिस्टम है। उससे ही तो आप क्या करते हो, चैट वगैरह करते हो, अपनी फोटोज वगैरह अपलोड करते हो, स्टोरीज डालते हो, तो वो भी एक तरीके का माध्यम है कम्युनिकेट करने का, ठीक है ना। तो आप देखोगे ना, इंटरनेट ने चीजें बहुत आसान बना दी हैं। ये सारी चीजें हो गई। फिर आप किसका इस्तेमाल करते हो, मे बी आप मेल का भी इस्तेमाल करते हो। जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आप मेल खेला करोगे, आपको मेल करने पड़ते हैं, वो सारी चीजें हो गई, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, फिर आप ई कॉमर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हो। भाई आपको जो है शॉपिंग करनी होती है, मेकअप का सामान लेना होता है, तो वो ट्रांजैक्शन आप जो करते हो प्रॉपर मिंत्रा का इस्तेमाल, फ्लिपकार्ट, अमेजन वगैरह का इस्तेमाल करते हो, वो भी एक तरीके का आपका पर्सनल कम्युनिकेशन में आ जाता है, ठीक है सर। अच्छा, इंटरनेट ने एक बहुत ही ह्यूज रोल जो है प्ले किया है व्हेन इट कम्स टू द कम्युनिकेशन, याद रखना, ठीक है। कम्युनिकेशन की अगर बात करें, पर्सनल कम्युनिकेशन की हम बात करें, तो प्रॉपर तरीके से तुम डेटा डलवाते हो, और जब से जियो आया है तब से तो एक बहुत अच्छा सा रिवॉल्यूशन देखने को मिला है ना। इंडिया में आप देखोगे ना, डेटा बहुत सस्ता भी है, बहुत सस्ता डेटा है इंडिया में, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं मास कम्युनिकेशन के बारे में। मास कम्युनिकेशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं। पहले अगर हम बात करें, अगर मैं थोड़ा सा आज से 30 40 साल 50 साल पहले की बात करूं, तो एक रेडियो जो हुआ करता था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मींस ऑफ कम्युनिकेशन हुआ करता था। आप देखो ना, गांव में आज जाओगे तो गांव में अब तो खैर बहुत कम हो गया है, लेकिन हाँ कहीं की जगह पर आपको रेडियो वगैरह मिल जाएंगे। अब रेडियो जो होता था, एक बहुत ही आप बोल सकते हो कि एक उस टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर मास कम्युनिकेशन का मोड था। तो रेडियो में एक एंटीना होता था, और एंटीना से जब सिग्नल आते थे तो आप देखोगे न्यूज वगैरह जो होती थी, न्यूज वगैरह जो इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी, वो भी रेडियो से की गई थी। जो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर की थी, वो किससे की गई थी, वो भी रेडियो नेटवर्क से की गई थी। तो ये सारा स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, तो रेडियो नेटवर्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ
कम्युनिकेशन था, अगर हम मास कम्युनिकेशन की बात करूं। अच्छा, अब थोड़ा सा कुछ चीजें जान लो। अगर मैं बात करूं रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के बारे में, ये कब स्टार्ट हुई थी? तो भाई 1923 में स्टार्ट हुई थी, है ना। अब आपको ये एक तो डेट याद रखनी है, ठीक है। फिर आपको किसने स्टार्ट की थी भाई? तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, ये आपको याद रखना है, ठीक है सर। अब आप कहोगे 1930 में सर क्या हुआ? 1930 में ये किसके कंट्रोल में आ जाता है भाई? सरकार के कंट्रोल में आ जाता है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, ठीक है, इसके अंडर में आ जाता है, ठीक है। अब आप देखोगे इसको फिर 1936 में इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया जाता है ना। फिर बाद में आप देखोगे इसको आकाशवाणी कर दिया जाता है 1957 में, ठीक है ना। फिर बाद में आप देखोगे फिर हमारा टीवी आ गया। टीवी एक फिर एक इसका एडवांस वर्जन था टीवी की, अगर हम बात करें, ठीक है ना। फिर हम क्या करने लगे, फिर उस पर रामायण आने लगी और भी बहुत सारे सीरियल्स जो थे वो आने लगे। तो भाई लोगों का होता है ना कि वो एक एक रिवॉल्यूशन था वो एक बहुत बड़ा। फिर हमारे छत पे एंटीना लगा करता था, आपने देखा वो एंटीना लगता था, एंटीना को ऊपर कोई हिलाने जाता था, फिर हिलाता था तो सिग्नल आते थे, फिर हम टीवी देखते थे। शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन हाँ, आज से 20-30 साल पहले अपनी मम्मी से या फिर अपने पापा से पूछना, उनको पता होगा। अपने पेरेंट्स से पूछना, उनको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ? चलिए आप देखोगे ये बहुत सारे जो वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, है ना, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स जो है वो चलाया करते थे। क्लियर हुआ? न्यूज बुलेटिन वगैरह भी आया करती थी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर आ गया हमारा टेलीविजन। टेलीविजन थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड वर्जन था, है ना, रेडियो का। अब रेडियो पे आप देख नहीं सकते ना, सिर्फ सुन सकते हो रेडियो पे, सिर्फ और सिर्फ आप सुन सकते हो, ठीक है सर। फिर क्या हुआ भाई? आप देखोगे ये एक तरीके से ऑडियो और विजुअल मीडियम था, है ना, ऑडियो विजुअल मीडियम, मतलब यहाँ पे आप देख भी सकते हो। तो स्टार्टिंग में ब्लैक एंड व्हाइट टीवीज वगैरह आया करती थी। अब देखोगे 1976 में टीवी, है ना, डीलिंग कर दी गई। टीवी वाज डीलिंग फ्रॉम द ऑल इंडिया रेडियो एंड गॉट अ सेपरेट आइडेंटिटी एज अ दूरदर्शन। आप देखो ना, ये हमारा ऑल इंडिया रेडियो जो था, इसको ही एक ट्रांसफॉर्म कर दिया जाता है, इसको ही टीवी से लिंक कर दिया जाता है, और आप देखोगे इसको एक सेपरेट आइडेंटिटी दे दी जाती है, एक नया चैनल बन जाता है, जो कि पहला सरकारी चैनल था, जिसका नाम था दूरदर्शन, जो कि आज भी चलता है ना। डीडी नेशनल, दूरदर्शन वगैरह ये आज भी चलते हैं। और आप देखोगे क्या ही इस पे कंटेंट आया करता था। जो सबसे पहले रामायण आई थी वो भी इसी पे आई थी, है ना। जो सबसे पहले रामायण आई थी वो भी किस पे आई थी? वो भी इसी पे आई थी। आगे हम बात कर लेते हैं। फिर आप देखोगे धीरे 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 सैटेलाइट्स का विकास हुआ, तो उसमें कुछ सैटेलाइट्स वगैरह की बात की गई है। जैसे इनसैट की हम बात करें, इनसैट हो गया हमारा। नेशनल टेलीविजन की हम बात करें, है ना, इनसैट जो था पूरा डायरेक्ट, जो हमारा टेलीविजन जो था वो पूरा सैटेलाइट से लिंक था। क्लियर हुआ? और आप देखोगे ये कॉमन नेशनल प्रोग्राम were started for the entire network and its services were extended to the backward and remote area। तो आप देखते हो ना, आप यहाँ पे डिश टीवी लगी होती है, तो डिश टीवी लगी जो होती है वो किससे कनेक्टेड होती है? वो सैटेलाइट से कनेक्टेड होती है। वो आपके घर में आता है, वो सर्विस देने वाला एयरटेल वाला, है ना, टाटा के वाले आ जाते हैं, एयरटेल वाले आ जाते हैं, वो प्रॉपर तरीके से लगा के सेट करके चले जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें बेसिकली क्या है, वो पूरा कनेक्टेड है हमारे सैटेलाइट से प्रॉपर कनेक्टेड है, और वहां से सिग्नल आते हैं और आपके यहाँ पे टीवी चलती है। तो आप देखोगे ना, इसको प्रॉपर तरीके से जो बैकवर्ड एरिया है, रिमोट एरिया है, वहां तक भी इसको कनेक्ट कर दिया गया और आराम से सब टीवी देखते थे, ठीक है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो आप देखोगे सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मींस ऑफ कम्युनिकेशन है, मॉडर्न मींस ऑफ कम्युनिकेशन है। हम क्या करते हैं भाई, हम जो है, हाँ, जैसा मून की हम बात करें, मून हमारी नेचुरल सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट में होता क्या है बेसिकली, आप देखोगे रॉकेट के थ्रू जो है सैटेलाइट को ऊपर भेजा जाता है। एक ऐसा उपकरण जो होता है जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होता है हमें देता है। अब क्योंकि सैटेलाइट का जो आप बोल सकते हैं रीच जो होती है बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर होता है, जमीन से 400-500 किलोमीटर ऊपर होता है, तो वो पूरे इंडिया पे उसकी नजर होती है, ठीक है ना। तो इंडिया में जैसे वेदर रिलेटेड जो भी मसले हैं, डिफेंस रिलेटेड जो भी मसले हैं, और जो इनकेस आपका हम बात करें, टीवी वगैरह जो चल रही है सारी सैटेलाइट से चल रही है। इवन जो आप जैसे स्टारलिंक की हम बात करें, जो कि एलोन मस्क की टीवी जो कंपनी है स्टारलिंक, वो प्रॉपर तरीके से इंटरनेट देती है। इंटरनेट मतलब आप कहीं भी चले जाओ, पहाड़ों पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आपको प्रॉपर तरीके से इंटरनेट सर्विस मिलेगी। तो ये सारी चीजें वो सैटेलाइट से ही पॉसिबल हो पाई हैं। क्लियर हुआ ना? ये सारी चीजें होगी। अच्छा, अब आपको याद क्या रखना है? आपको इनसैट के बारे में याद रखना है, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम के बारे में याद रखना है। ये स्टैब्लिश कब किया गया था? ये 1983 में स्टैब्लिश किया गया था, है ना। और एक तरीके की आप बोल सकते हो एक मल्टीपर्पज सैटेलाइट सिस्टम थी, जो कि बहुत सारे काम को करती थी, मतलब बहुत सारे मल्टीपर्पज, मतलब बहुत सारे काम को कर रही है। ये आप बोल सकते हो टेलीकम्युनिकेशन में भी काम कर रही है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन का काम कर रही है, ठीक है सर। फिर ये मीटरोलॉजिकल का मतलब ये मौसम वगैरह के बारे में बता रही है, भाई बारिश वारिश कब होने वाली है, मौसम के बारे में बता रही है सब, है ना। और आप देखोगे अलग अलग जो ऑब्जर्वेशन है उनके लिए भी जो है सैटेलाइट को ऊपर भेजा गया था विद द हेल्प ऑफ रशिया, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए, फिर क्या हुआ? फिर आपको एक नई सैटेलाइट सिस्टम देखने को मिला, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम। क्लियर हुआ ना? दिस सैटेलाइट कलेक्ट्स द डेटा सेवरल स्पेक्ट्रल बैंड एंड ट्रांसमिटेड देम टू द ग्राउंड टर्न्स फॉर द वेरियस यूजेस। तो आप देखोगे ये जो सैटेलाइट थी, ये अलग अलग तरह का जो डेटा है वो कलेक्ट किया करती थी, और उसको एक जगह जो है कलेक्ट करने का काम इसका हुआ करता था। और ये सेंटर कहाँ हुआ करता था? जहां पर डेटा कलेक्ट हो रहा है, तो ये हैदराबाद में सेंटर था, है ना। द नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ये जो थी, ये डेटा को कलेक्ट करती थी और ये फैसिलिटीज प्रोवाइड करती थी, अलग अलग डेटा को प्रोवाइड करके। मतलब ये जो डेटा हुआ करता था बहुत ज्यादा यूजफुल हुआ करता था, ठीक है ना। जैसे हमें नेचर के बारे में जानना है, मौसम के बारे में जानना है, तो इन सारे बहुत ही मल्टीपर्पज के लिए जो है सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता था, और पूरा डेटा जो है कलेक्ट किया जाता था हमारा नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में, ठीक है। ये पता हो गया, ये क्लियर हो गया? चलिए ठीक है, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी पढ़ ली है, ठीक है, क्लियर हुआ। तो भाई ये चैप्टर था, इतना ही था बस, इस चैप्टर में बस और बस इतना ही था। अब हम एक काम कर लेते हैं, अब हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, ठीक है।
चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। इंटरनेशनल ट्रेड बहुत ही प्यारा चैप्टर है। अब आप कहोगे सर इंटरनेशनल ट्रेड तो हमने पहले ही पढ़ा है। अरे बेटा पढ़ा तो है, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ी सी स्पेलिंग गलत होगी, कोई बात नहीं। हाँ अब सही है। इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो बहुत ही प्यारा चैप्टर है सर ये। अब अभी आपने, हम जैसे हम बात करें थोड़ा सा इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, तो आपने पार्ट वन में भी पढ़ा इंटरनेशनल ट्रेड, हाँ बिल्कुल सर पढ़ा, लेकिन उसमें इंटरनेशनल ट्रेड की अगर हम बात करें तो हमने ओवरऑल इंटरनेशनल ट्रेड की बात की थी हमने, ओवरऑल कि भाई कितना जरूरी होता है इंटरनेशनल ट्रेड, मतलब अलग अलग इकोनॉमी को जोड़ने में इंटरनेशनल ट्रेड का रोल क्या है। लेकिन अब हम किसकी बात करेंगे सर, तो अब हम बात करेंगे, तो देखो पार्ट वन में हमने इन जनरल बात की, इन जनरल सभी देशों की बात कर ली हमने, लेकिन पार्ट टू की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिकली हम इंडिया की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। तो देखो अगर मैं इंट्रोडक्टरी पार्ट की बात करूं तो यहां पे सिंपल सा बताया गया है भाई कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन जो है वर्ल्ड ट्रेड में कितना है, तो सिर्फ यहां पे बताया गया 1% है। लेकिन अगर हम बात करें, ये जो है आप बोल सकते हो एक तरीके का सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया पूरे वर्ल्ड में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ठीक है सर, अगर मैं 1951 की बात करूं, जो इंडिया का एक्सटर्नल ट्रेड जो था वो कितना था सर, 1950 की बात कर रहा हूं, तो वो था 1214 करोड़ का, जो बढ़कर कितना हो गया, जो बढ़कर बहुत ज्यादा हो गया 2016-17 के डेटा की अगर हम बात करें तो 44,29,762 करोड़ की हम बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा है। ठीक है ना, क्लियर हुआ, ये सारी चीजें हो गई। चलिए ठीक है। आप देखोगे जो हमारे, जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो, पार्ट वन में याद हो, तो आपको बताया था कि जैसे जैसे कोई इकोनॉमी आगे बढ़ती है, जैसे जैसे कोई इकोनॉमी आगे बढ़ती है, तो आप देखोगे जो भी जिन सामानों में वो डील कर रही होती है वो चेंज होने लगता है। जैसे स्टार्टिंग की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में हमने प्राइमरी गुड्स में बहुत डील किया, हम जो एग्रीकल्चर गुड्स जो है उसमें हम डील कर रहे थे, हम वीट को एक्सपोर्ट कर रहे थे, है ना, जो भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सामान जो है उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन विद द टाइम आप देखोगे कि इसके नेचर में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, तो टोटल वॉल्यूम जो है वो बढ़ा हमारा, लेकिन आप देखोगे जो भी हमारा फॉरेन ट्रेड है इसका जो नेचर है चेंज हुआ है। मतलब जिन सामानों में हम स्टार्टिंग में डील कर रहे थे, अब उनमें हम डील शायद कम कर रहे हैं या फिर बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज हो जाती है। क्लियर हुआ ना, याद रखना जो हमारे इंपोर्ट्स थे वो हमेशा ज्यादा रहे हैं एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट, ये जो कि बेकार चीज है, जो कि अच्छी चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके एक्सपोर्ट ज्यादा होनी चाहिए। जैसा चाइना का क्या होता है, चाइना का ट्रेड सरप्लस होता है, हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट की वैल्यू है वो उनके ट्रेड सरप्लस से हमारा ट्रेड उनका जो ट्रेड सरप्लस है हमारे टोटल एक्सपोर्ट से ज्यादा है। ठीक है, तो चाइना की अगर हम बात करें, चाइना का हमेशा क्या रहता है, ट्रेड सरप्लस रहता है, हमारा ट्रेड डेफिसिट रहता है। हमारे जो इंपोर्ट्स हैं हमेशा ज्यादा रहते हैं और एक्सपोर्ट जो हमेशा कम रहते हैं। हम चीजें भेजते बहुत कम है, मंगाते बहुत ज्यादा है, हमें जरूरत ज्यादा की है। तो आप देखोगे ना कितना ज्यादा गैप है हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, थोड़ा सा देख लेना, ये डेटा को थोड़ा सा देख लेना। आगे हम बात करें, आगे हम बात कर लेते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखो देखने को ये मिला है कि भैया इंडिया का जो है अच्छा खासा चेंज यहां पर देखने को मिला है। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल ट्रेड की, अच्छी खासी जो चीजें हैं वो आप बोल सकते हो कि कहीं ना कहीं बदली हैं। तो आप जैसे देखोगे ना, अगर मैं एग्रीकल्चर के शेयर की बात करूं, शेयर ऑफ द एग्रीकल्चर एंड एलाइड प्रोडक्ट्स, एलाइड प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं सर, व्हाट डू यू मीन बाय एलाइड प्रोडक्ट, तो एलाइड प्रोडक्ट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड ही होते हैं। हम फिशिंग की बात करें, हम बात करें रियरिंग की बात करें, तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही रिलेटेड प्रोडक्ट जो होते हैं उसको हम एलाइड प्रोडक्ट्स बोल देते हैं। ये क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, जब कोई इकोनॉमी ग्रो करती है, अब इंडिया जो है 1951 से अब तक आप देखोगे तो अच्छा खासा ग्रो किया है इंडिया। तो जब ग्रो करता है तो आप देखोगे ना कि जो कोई भी इकोनॉमी जब ग्रो करती है तो वो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर की तरफ जाती है ना। तो हम जब ग्रो करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो शेयर है एग्रीकल्चर का, एलाइड प्रोडक्ट्स का, वो गिरेगा। ठीक है ना। अच्छा, फिर हम बात करें क्या हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो उतने ज्यादा नहीं है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं, पेट्रोलियम की बात करूं, मैं नेचुरल गैस की बात करूं, तो ये हमारे पास बहुत कम है। तो हमें क्या करवाने पड़ते हैं, वो मंगाने पड़ते हैं। तो आप देखोगे ना, शेयर ऑफ पेट्रोलियम है ना, और क्रूड प्रोडक्ट जो है, जो भी क्रूड प्रोडक्ट जो है वो हमें क्या करने पड़ते हैं, वो हमें जो है मंगाने पड़ते हैं। तो उसका जो है इंपोर्ट वैल्यू बढ़ी है उसकी। अच्छा, अगर हम बात करें जो अदर कमोडिटीज है वो बढ़ी है। ठीक है सर। अच्छा, अगर मैं बात करूं और मिनरल्स की और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स की बात करूं, जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो होते हैं डायरेक्ट बन के जो आते हैं, उनकी अगर हम बात करें तो आप देखोगे ना ये कांस्टेंट रही है ओवर द ईयर, फ्रॉम 2009 टू 2010, 2011, 2010 से 11, 2015 से 16, 2016 से 17। ठीक है, मतलब अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग की और मिनरल्स की, तो ये ओवर द पीरियड ऑफ देखने को ये मिला है कि कांस्टेंट रही है, ना बढ़ी है ना घटी है। तो कुछ ऐसे आपको जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स देखने को मिलते हैं, एक बार इनको देख लेना। ये 2004 का डेटा है, 2004 से 5 का डेटा है। एक्सपोर्ट इतने थे, इंपोर्ट इतने थे, ट्रेड बैलेंस माइनस में हमेशा रहा है ना। ये क्या हमारा, ये ट्रेड डेफिसिट है हमारा, ये ट्रेड डेफिसिट है। मतलब हमारे एक्सपोर्ट हमेशा कम रहे हैं हमेशा, और इंपोर्ट हमेशा ज्यादा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको डेटा देखने को मिलता है और हमेशा से ही आप देखोगे कि हम ट्रेड डेफिसिट में रहे हैं। ठीक है सर, अच्छी बात है। आगे हम बात कर लेते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट। कॉम्पोजिशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट कुछ आपको ऐसा देखने को मिलेगा जैसे हम अलग अलग कमोडिटीज में डील करते हैं सर। ठीक है सर, जैसे हम एग्रीकल्चर में डील करते हैं और एलाइड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं सर, और हम किस में डील करते हैं, और मिनरल्स में डील करते हैं सर। फिर हम मैन्युफैक्चर्ड गुड्स में डील करते हैं,
और हम किस में डील करते हैं? हम क्रूड ऑयल पेट्रोलियम में डील करते हैं सर, हम कैपिटल गुड्स में भी डील करते हैं, और हम जो है अदर कमोडिटीज जो आती हैं, मतलब इनको सबको छोड़ दें, जो अदर कमोडिटीज जो है कैपिटल गुड्स वगैरह जो हो गए उनमें भी डील करते हैं। आप देखोगे 2009 से 10 का डेटा देख लो पूरा, है ना, 10 से 11 का डेटा देखोगे तो प्रॉपर तरीके से ये इंडिया का एक्सपोर्ट बताया गया, इंडिया का कॉम्पोजिशन जो एक्सपोर्ट है वो बताया गया। तो आप देखोगे ना 2009 में जो हमारा एग्रीकल्चर एड प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट था वो 10 था, फिर 9, फिर 12, तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि थोड़ा बहुत बड़ा है ना। तो ये पूरा डेटा आपको थोड़ा सा देखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ऐसा नहीं है कि सारे परसेंटेज आपसे पूछ ले जाएंगे, थोड़ा सा बस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अच्छा, जो चेंजिंग पैटर्न जो है एक्सपोर्ट का थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, हमें क्या डिक्लाइन देखने को मिला है? हमें ट्रेडिशनल आइटम्स जो है उनमें डिक्लाइन देखने को मिला है। क्यों? क्योंकि अच्छा खासा जो इंटरनेशनल कंपटीशन है सर। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें तो वो प्रोडक्ट जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की हम बात करें तो उसमें हमारा जो एक्सपोर्ट है क्या हुआ? डिक्लाइन हुआ है। मैंने बताया आपको क्यों डिक्लाइन हो गया, क्योंकि जैसे जैसे कोई इकोनॉमी आगे बढ़ती है तो वो धीरे धीरे शिफ्ट करती है, तो पहले हम ज्यादा था अब कम है, तो डिक्लाइन हुआ है। आप देखोगे कॉफी, कैश्यू, काजू वगैरह जो होते हैं, ये सारी जो चीजें हैं आप बोल सकते हो ये थ्रू एन इंक्रीज हैज बीन रजिस्टर्ड इन फ्लोरिक। हाँ, याद रखना कि एग्रीकल्चर सेक्टर की भी हम बात करें तो कुछ सेक्टर में इंक्रीज देखने को मिला है। जैसे हम बात करें कॉफी, कैश्यू वगैरह, फ्लोरिकल्चर की अगर हम बात करें, फ्रेश फ्रूट्स की बात करें, मरीन प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें, शुगर की हम बात करें, तो थोड़ा बहुत इंक्रीज देखने को मिला है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हम बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है अलोन 73.6% इंडिया टोटल एक्सपोर्ट को जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है। 73.6% अकेला अकेला कौन कर रहा है? हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। 2016-17 का डेटा है, ठीक है, क्लियर हुआ ना? क्लियर हुआ। देखो 73.6% जो कंपोजिशन एक्सपोर्ट का वो अकेला कौन कर रहा है? वो अकेला हमारा जो है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही कर रहा है, ठीक है सर। अच्छा, आगे हम बात करें थोड़ा सा, अगर आप देखोगे कि ये कुछ कमोडिटीज हैं, है ना, ये देखो इनका, ये इंपोर्ट वाली चीजें हैं, इंपोर्ट वाली जो चीजें हैं, है ना, फूड और एलाइड फ्यूल्स का, फर्टिलाइजर्स का, ये सारी चीजें मंगा रहे हैं, मतलब बाहर से मंगा रहे हैं, तो इनका कुछ परसेंटेज आपको दे रखा है। 2009-10 का डेटा दे रखा है, उसके अलावा आप देखो 2016-17 तक का डेटा दे रखा है, तो ये थोड़ा सा देख लेना एक बारी, ठीक है। अलग अलग जो कमोडिटीज है इसमें हम डील कर रहे हैं, जो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से मंगा रहे हैं, तो उसकी अगर हम बात करें इंपोर्ट ऑफ सम प्रिंसिपल कमोडिटीज की अगर हम बात करें, हम ये कमोडिटीज जो है इंपोर्ट करते हैं, और इसका ट्रेड भी आपको लिखा हुआ है। जैसे कि आप देखोगे फर्टिलाइजर्स को इंपोर्ट कर रहे हैं सर, एडिबल ऑयल्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, पल्प, वाटर, पेपर को इंपोर्ट कर रहे हैं हम सर, आयरन स्टील को इंपोर्ट कर रहे हैं हम, क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रहे हैं हम, क्या जो केमिकल प्रोडक्ट्स हैं उनको इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इतने सारे गुड्स को हम जो है कमोडिटीज को जो इंपोर्ट कर रहे हैं सर, है ना। तो ये पूरा डेटा दे रखा है। फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोलियम टुक द मेजर पोर्ट पार्ट्स, मशीन, एडिबल ऑयल्स एंड केमिकल्स प्रेजेंट्स। कैपिटल गुड्स का अच्छा खासा है, अच्छा खासा आपको जो है इंपोर्ट देखने को मिलेगा, ठीक है सर, है ना। मतलब ये बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, ये हम जो हमारे इंपोर्ट के पैटर्न में चेंजेस आए हैं, जो हम चीजें मंगा रहे हैं, आइटम जो मंगा रहे हैं, उनके पैटर्न में क्या अच्छा चेंजेस आए हैं, है ना। फूड प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये धीरे धीरे कम हो रहा है ना। तो ये सारी चीजें आपको आई होप क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, क्लियर हुई। चलिए, तो ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है कोई भी। अब हाँ, यहां पे अगर हम डायरेक्शन ऑफ इंडिया इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो हमारा मेन एम यही रहा है कि हमें क्या करना है, हमें अपने जो है आप बोल सकते हो जो इंटरनेशनल ट्रेड का जो शेयर है, हमें उसको डबल करना है ना, विद इन नेक्स्ट 5 ईयर, ठीक है। तो ये हमारा, ये हमेशा से एम रहा है हमारा, और इसके लिए हमने बहुत सारे प्रोग्राम वगैरह भी चलाए हमने। अब जैसा आप देखोगे 1990s के बाद से हमने प्रॉपर तरीके से जो एलपीजी पॉलिसी जो है उसको अपनाया कि भाई जितने भी ट्रेड बैरियर्स हैं उन सबको हटा दिया जाए, और प्रॉपर तरीके से एक लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन वाली पॉलिसी जो अपनाई जाए। हम भी वर्ल्ड ट्रेड का पार्ट है ना, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, है ना, थोड़ा सा आप देखोगे जो हमारे इंपोर्ट्स हैं, तो यूरोप की और हम बात करें, अफ्रीका की, है ना, ये अलग अलग कंट्रीज के जो इंपोर्ट्स दिखाए गए हैं, है ना। डायरेक्शन ऑफ इंडियन इंपोर्ट्स की अगर बात करें तो इंपोर्ट आप देखोगे तो देखो यूरोप नंबर 1 पे, अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, लैटिन अमेरिका, एशिया, ठीक है, क्लियर हुआ। एशिया में ये एशियन जो देश है ये भी आ गए हैं, एशियन देश जो, क्लियर हुआ। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक के बारे में, सी पोर्ट्स के बारे में। मैंने आपको बताया सी पोर्ट्स जो होते हैं एक तरीके का आप बोल सकते हो गेटवे होते हैं, है ना। इनसे क्या होता है, इनसे इंटरनेशनल ट्रेड होता है। कोई भी सामान अगर आप बाहर भेज रहे हो, यूएस में, अफ्रीका में, यूरोप में, तो वो कहां से होके जाएंगे, कहां पे अपना आप कार्गो जो है लोड करोगे, शिप में करोगे, वेसल्स में करोगे, बड़े बड़े वेसल्स होते हैं। अब ये कहां करोगे, तो पोर्ट पे ही सारा काम होता है। अब पोर्ट पे होता है तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। पोर्ट की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करें इंडिया एक पेनिनसुलर रीजन है जो कि 3 साइड से जो पानी से घिरा हुआ है। जो भी वाटर बॉडी जो 3 साइड से पानी से घिरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं उसको हम। इंडिया भी पेनिनसुलर रीजन है क्योंकि इंडिया में आप देखोगे 3 साइड से जो वाटर बॉडी है जो घिरी हुई है, इधर इधर इधर, इधर आपको बे ऑफ बंगाल, इधर आपको अरेबियन सी, इधर आपको इंडियन ओशन देखने को मिलता है। ये तो पता है आपको, बचपन से पढ़ते आ रहे हो आप, ठीक है सर। इंडिया का जो कोस्ट लाइन की हम बात करें 7516.5 किलोमीटर का जो आपको पूरा एक लंबा सा कोस्ट लाइन देखने को मिलता है ना। पूरा जो आप देखोगे, आओगे इधर तक जाओगे, पूरा जो है एक बहुत लंबा सा आपको जो है अगर आप मेजर करोगे तो इतना किलोमीटर का आपको जो है कोस्ट लाइन देखने को मिलता है। वाटर जो है आप बोल सकते हो चीपेस्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, और आप देखोगे वेस्ट कोस्ट हैज मोर सी, मोर पोर्ट्स देन ईस्ट कोस्ट। अब देखो ये अलग चीज, अब ये इसका रीजन अलग है ना, इसका एक ज्योग्राफिकल रीजन है, उस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, कभी फिर कभी बता दूंगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है,
हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट मतलब ये वाला जो कोस्ट है, यहाँ पे आपको ज्यादा सी पोर्ट्स देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू ईस्टर्न कोस्ट। अब ये पूरा ज्योग्राफिकल रीजन है, इसके हम बाद में बात करेंगे, है ना। यहाँ पे आपको बहुत सारे यहाँ पे डेल्टास वगैरह देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे उतने सारे आपको जो है आप बोल सकते हो डेल्टास वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। और भी बहुत सारे रीजन है, मैं बताऊंगा उसके बारे में, है ना। वो एक ऐसी कंडीशंस बनती है यहाँ पर आप जो बोल सकते हो आप जहां पर पोर्ट्स बनने लायक होते हैं, तो इसलिए आपको वेस्टर्न कोस्ट पे आपको जो है अच्छे खासे इधर साइड आपको जो है अच्छे खासे पोर्ट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। मेजर हम बात करें 12 मेजर पोर्ट्स हैं, 200 से ज्यादा जो आपको माइनर पोर्ट्स देखने को आपको मिल जाएंगे इंडिया में फॉर इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें। बस इतने ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब एक एक करके हम इनके बारे में बात कर लेते हैं सर, एक एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से जो पोर्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करें कांडला की, है ना। कांडला की हम बात कर लेते हैं। कांडला सर कहां पर है सर? ये आपको गुजरात में पड़ता है सर, है ना। ये कहां पर लोकेटेड है? तो हमारा जो गल्फ ऑफ कच्छ है यहाँ पर, जैसे आप देखोगे ना ये वाला पूरा जो एरिया है, ये पूरा जो एरिया है, तो यहाँ पर आपको कहीं आपको जो है देखने को मिलेगा, ये पूरा जो एरिया है ना, इधर साइड। क्लियर हुआ? तो आप देखोगे ना ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, है ना, और फिर आपको इधर सूरत वाला पोर्शन मिल जाएगा। तो आप देखो ना ये पूरा जो एरिया है महाराष्ट्र और गुजरात का, तो यहाँ पे ट्रेड काफी फ्लरिश भी हुआ है, तो इधर साइड जो है कहीं आपको जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है सर। अच्छा सर, कहां पर लोकेटेड है? गल्फ ऑफ कच्छ में लोकेटेड है सर ये, ठीक है सर। अच्छा, ये क्यों बनाया गया था? ताकि जो मुंबई पोर्ट है इस पे प्रेशर डिक्रीज हो जाए, ठीक है सर। कुछ इन्फॉर्मेशन देखो, जो जरूरी इन्फॉर्मेशन है सिर्फ मैं वही लेके आया हूं, ठीक है। अच्छी खासी यहाँ पे, क्योंकि देखो मुंबई हाई भी आ जाता है इधर आसपास, और काफी सारे गुजरात की अगर हम बात करें, महाराष्ट्र की अगर हम बात करें, यहाँ पे आपको काफी सारे पेट्रोलियम के और गैस के काफी आपको साइट्स देखने को मिलती हैं, है ना, काफी रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। तो आप देखोगे कि काफी अच्छी खासी फैसिलिटीज अवेलेबल है पेट्रोलियम के लिए। अच्छा, यहाँ पे आप देखोगे ऑफशोर का मतलब क्या होता है कि जो मेन कोस्टल एरिया, ऑफशोर का मतलब क्या है कि जो मेन कोस्टल एरिया है उससे थोड़ा सा अलग। तो ऑफशोर वादिनार पोर्ट इज डेवलप्ड टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन दिस पोर्ट। तो आप देखोगे इसके अलावा इसके पास में आप देखोगे थोड़ा सा अलग एक वादिनार पोर्ट जो है डेवलप किया गया है, ताकि इस पर कांडला पोर्ट पर जो है प्रेशर कम हो सके, ठीक है सर, अच्छी बात है। आगे हम बात कर लेते हैं मुंबई पोर्ट। अब मुंबई पोर्ट जो है एक तरीके का यहाँ पर एक नेचुरल हार्बर डेवलप होता है, वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट है इंडिया का। किस किस चीजों का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होता है? तो आप देखोगे मिडिल ईस्ट, है ना, मिडिल ईस्ट से काफी अच्छे कनेक्शंस हैं, तो आप देखोगे पेट्रोलियम वगैरह के जो प्रोडक्ट जो होते हैं अच्छे खासे यहाँ पर जो एक्सपोर्ट किए जाते हैं, है ना। आप देखोगे 20 किलोमीटर लॉन्ग एंड 10 किलोमीटर विड्थ, बहुत लंबा चौड़ा है, क्लियर हुआ। और ठीक है ना, और सबसे बड़ा ऑयल टर्मिनल भी है, मतलब जो भी ऑयल से रिलेटेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो होता है वो यहीं से होता है, ज्यादातर इंपोर्ट ही होता है, वैसे हम मंगाते हैं ऑयल, तो वो सबसे ज्यादा यहीं पे होता है, क्लियर हुआ ना। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट की हम बात कर लेते हैं सर। थोड़ा सा अगर आप आओगे इधर तो आपको इधर ही देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये देखो थोड़ा सा नीचे आप आओगे ना उधर, है ना, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है ना। अच्छा, कहां लोकेटेड है? तो नहावा सेवा में लोकेटेड है सर, लार्जेस्ट आफ्टर कंप्लीशन, ठीक है सर। डेवलप टू डिक्रीज द बर्डन टू मुंबई पोर्ट, इसको भी मुंबई पोर्ट पे बर्डन कम हो जाए उसके लिए जो है बनाया गया था, ठीक है सर। मामागांव पोर्ट की अगर हम बात करें सर, ये कहां पर मिलता है? थोड़ा सा आप नीचे आओगे तो देखो ये हमारा मामागांव है, ये देखो ये मामागांव इधर साइड, ना थोड़ा सा नीचे कर्नाटक साइड आओगे आप, ये हमारा मामागांव है, ठीक है ना, ठीक है सर। ये जो हमारी ज्वारी रिवर जो है उसके एस्चुरी पे लोकेटेड है। एस्चुरी पता ना क्या होता है कि जब रिवर जो होती है डायरेक्टली समुद्र में जाके डुबकी लगा लेती है, उसको हम बोलते हैं एस्चुरी। यहाँ पे डेल्टास नहीं बनते, तो उसी एस्चुरी पे जो है लोकेटेड है हमारी जो ज्वारी रिवर जो है, क्लियर हुआ? हाँ है ना, फटाफट से बताओ। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। नेचुरल हार्बर है, आयरन ओर जो एक्सपोर्ट किया जाता है कहां पर सर? जापान को, ठीक है सर। कोंकण रेलवे जो है ब्रॉट लार्ज इंटरनल, याद रखना कि यहां पर जो कोंकण रेलवे जो है इसने क्या किया, इसने बहुत बड़ी समस्या को दूर कर दिया। कोंकण रेलवे जो आप देखोगे ना पूरा महाराष्ट्र से होते हुए गोवा से होते हुए जाती है, तो ये प्रॉपर तरीके से हमारा जो है ये पोर्ट जो है बहुत, मतलब यहाँ पे आप कोंकण रेलवे की बात करें तो इसने एक बहुत अच्छी खासी कनेक्टिविटी जो है डेवलप करती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। न्यू मैंगलोर पोर्ट की हम बात करें तो मैंगलोर पोर्ट ये है हमारा, मैंगलोर ये रहा, कर्नाटका में है सर ये, ठीक है सर, कर्नाटका में है, ठीक है। आगे हम बात करें अगर, है ना, अच्छा ये अगर हम बात करें तो बेसिकली कहां पड़ता है मारमगांव की अगर बात करें तो आप देखोगे ना ये गोवा वाले जो रीजन, हमारा गोवा वाला जो रीजन है वहां पर हमें मिल जाता है। अच्छा, फिर आप थोड़ा सा नीचे आओगे कर्नाटका साइड तो न्यू मैंगलोर पोर्ट मिल जाएगा आपको। कहां पर सर? कर्नाटका कोस्ट में डेवलप किया गया था इसको, और आप देखोगे ये आयरन ओर में एक्सपर्टीज रखता है अपनी। फर्टिलाइजर्स, टी, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स, टी, पल्प वगैरह भी जो है यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। चलिए एक्सपोर्ट होगा, थोड़ी सही कर लेना। कोचिन पोर्ट की अगर हम बात करें थोड़ा सा नीचे अगर आप आओगे तो केरला आ जाएगा आपका, ये देखो ये केरला आ गया, तो यहाँ पे आपको कोचिन पोर्ट मिल जाएगा। कोचिन पोर्ट की अगर हम बात करें तो आप देखोगे कहां पर ये हमारा जो वेम्बनाड कयाल जो है यहाँ पे लोकेटेड है, क्वीन ऑफ अरेबियन, याद रखना है इसको क्या बोला जाता है, कोचिन पोर्ट को। याद आ सकता है क्वेश्चन, विच पोर्ट इज आल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। तो आप देखोगे हमारा जो कोचिन पोर्ट है इसको क्वीन ऑफ अरेबियन सी भी बोला जाता है। नेचुरल हार्बर है, नेचुरल तरीके से यहाँ पे कंडीशन डेवलप हुई है पोर्ट बनने की, और आप देखोगे कि ये जो पोर्ट है आप बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा एडवांटेजियस लोकेशन है, किसके बीच में? स्विस कैनाल, स्विस कोलंबो रूट के बीच में। मतलब देखोगे ना ये जो पोर्ट है, अब यहाँ पे देखो ये कोलंबो है ना,
ये कोलंबो है, ये देखो, ये कोलंबो इधर साइड, ये हमारा कहाँ कोलंबो आता है, श्रीलंका में। तो ये पूरा जो ट्रेड है जो कोलंबो से होता है हमारा, जो श्रीलंका से होता है, उसके लिए काफी एडवांटेजेस पोजीशन है इसकी। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कैलकाटा। कैलकाटा में अब आ जाओ यहाँ पर, अब ईस्ट वाले पोर्ट्स पे आ जाओ, ये वाला है ना कैलकाटा, यहाँ से कैलकाटा से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है सर, कैलकाटा की हम बात करें तो लोकेटेड एट हुगली रिवर बैंक। हुगली रिवर बैंक पे पोर्ट लोकेटेड है। ठीक है सर, 128 किलोमीटर अवे है कहां से, सी कोस्ट से, 128 किलोमीटर, है ना। ब्रिटिशर्स ने इसको डेवलप करवाया गया था, ब्रिटिशर्स के थ्रू डेवलप करवाया गया था। पारादीप और हल्दिया ये पोर्ट बाद में बनाए गए ताकि इस पर जो है प्रेशर कम हो जाए। उसके लिए हमने क्या किया, हमने पारादीप और हल्दिया को जो है डेवलप किया, पोर्ट्स को डेवलप किया, है ना। यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे सिल्ट एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। सिल्ट एक्यूमुलेशन मतलब जो फाइन पार्टिकल जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं। इससे क्या होता है, इसको शिप को, है ना, मूव करने में जो है दिक्कत होती है। तो यहाँ पे सिल्ट एक्यूमुलेशन जो है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ा एक हिंटरलैंड देखने को मिलेगा, मतलब ऐसा इलाका जो थोड़ा आउटसाइड इलाका जो है, उधर आपको जो है प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करते हो, कनेक्टिविटी इसको दिखाई देती होगी, आपको प्रॉपर तरीके से कनेक्टिविटी दिखाई देगी। एक्सटेंड पोर्ट फैसिलिटी टू द अदर कंट्रीज, तो आप देखोगे ना ये प्रॉपर तरीके से अदर जो आप बोल सकते हो, जो अदर कंट्रीज के जो पोर्ट्स हैं उनको भी फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करता है। ठीक है सर, हल्दिया पोर्ट की अगर हम बात करें तो सर आप देखोगे 105 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम ऑफ द हुगली, हुगली से 105 किलोमीटर दूर है। ठीक है सर, डेवलप टू द बर्डन टू कैलकाटा, तो मैंने अभी बताया था आपको इसको क्यों डेवलप किया गया था, कैलकाटा पोर्ट को के बर्डन को कम करने के लिए इसको जो डेवलप किया गया था। क्या क्या हैंडल करता है सर, ये आयरन ओर को, कार्गो को, जूट वगैरह को जो है हैंडल करता है। ठीक है ना। पारादीप की अगर बात करें तो आप देखोगे कहां पर लोकेटेड है, तो सर महानदी डेल्टा पे लोकेटेड है ना, 100 किलोमीटर फ्रॉम कुटेक। ठीक है, डीपेस्ट हार्बर है, हैंडल द लार्ज वेसल्स, डेवलप टू द आयरन ओर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्लीज याद कर लेना, ये सारी इंफॉर्मेशन ऐसे। विशाखापट्टनम थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको विशाखापट्टनम मिल जाएगा, हमारा ये आंध्र प्रदेश वाला इलाका है, ये आंध्र प्रदेश वाला पूरा जो रीजन है, यहाँ पे आपको विशाखापट्टनम मिल जाएगा। यहाँ पर भी प्रॉपर तरीके से इसको भी डेवलप किया गया था, है ना। और आप बोल सकते हो कि जो आयरन और पेट्रोलियम कार्गो वगैरह को हैंडल करने के लिए अच्छा खासा पोर्ट बनाया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं चेन्नई पोर्ट। फिर थोड़ा सा नीचे आओगे आपको तमिलनाडु वाले पार्ट में, तो आपको चेन्नई पोर्ट मिल जाएगा। आर्टिफिशियल हार्बर है और लार्ज शिप के लिए सूटेबल नहीं है ये, और इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोर्ट जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा जो डेवलप किया गया था। एन्नूर की अगर हम बात करें, टूटीकोरिन की हम बात करें, बस इतने ही काफी है, इतने में से ही जो है आपका आ जाएगा, है ना। टूटीकोरिन के बारे में याद कर लेना, ये नया पोर्ट है जिसको बनाया गया। कहां पर है सर, ये तमिलनाडु में ही है सर, है ना, तमिलनाडु में ही है जो। अब ये किसमें डील करता है, तो आप देखोगे सॉल्ट, कोल, एडिबल ऑयल्स वगैरह में जो है डील करता है। ये क्यों बनाया गया था, ताकि चेन्नई पोर्ट्स में जो है प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाए। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अब एयरपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो भाई एयरपोर्ट्स तो फास्टेस्ट मींस ऑफ कनेक्टिविटी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अच्छा, यहां पर कुछ पता होना चाहिए आपको, 25 मेजर आपको एयरपोर्ट्स फंक्शनिंग मिलेंगे आपको, जो प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है सर, अगर हम बात करें 2016 का डेटा है, अहमदाबाद, बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, कलकत्ता, मुंबई, तिरुवनंतपुरम, श्रीनगर, जयपुर, कैलिकट, नागपुर, कोयम्बटूर, कोचिन, लखनऊ, पुणे, चंडीगढ़, मंगलुरु, विशाखापट्टनम, इंदौर, पटना, भुवनेश्वर एंड कन्नौर। ठीक है, और भी बहुत सारे डेवलप हो रहे हैं। समझ में आया ना। चलिए ये सारी चीजें आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी, ये सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं हमारे। ठीक है सर, अच्छा हम बात करें, अच्छा अब धीरे धीरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो है डेवलप हो रहे हैं, और भी आप देखते रहोगे समय आने आने पर बहुत सारे आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स जो है डेवलप होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है ना। चलिए तो भाई एंड करते हैं इस क्लास को। आई होप आपको सारी जो चीजें हैं बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मैंने बहुत जल्दी में पढ़ाया, आई नो, लेकिन देखो अभी टाइम नहीं है अपने पास, है ना, टाइम नहीं है, तो जल्दी जल्दी में ही पढ़ना है अपन को। तो थोड़ा सा पढ़ते रहो, जो भी कुछ फैक्ट्स हैं उनको याद कर लेना, बहुत बहुत जरूरी फैक्ट्स हैं ये जितने भी मैंने बताए हैं, इनको ही पढ़ के जाना है, बाकी कुछ फालतू का नहीं पढ़ना। ठीक है ना। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।